और आज इनका टॉपिक है वेरी रेलेवेंट टॉपिक, साइको इम्यूनिटी। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं सिंगापुर से योगाचार्य सुखदेव जी। सुखदेव जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कपिल देव जी, आप अपने को अनम्यूट कर पा रहे हैं? एक बार चेक कर लीजिए। यस मैम। ओके, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपको सुनने के लिए हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जब तक सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ते हैं, आप साइको इम्यूनिटी के बारे में एक दो शब्द बता सकते हैं हमारे तब तक पार्टिसिपेंट्स को। अभी पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं और वो 10-5 तक जुड़ते रहेंगे, तो हम शुरू करेंगे जी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजुम, आपने कनेक्ट किया सब लोगों से। आपका और आपका सभी टीम मेंबर्स जो भी काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बहुत ऊर्जा और समय आप लगाते हैं इसमें, तब जाकर के ऐसे स्पीकर्स को आप इनवाइट करते हैं, लोगों के साथ में कनेक्ट करते हैं। और इस टाइम पर ये जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं इनसे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके शुभ काम कर रहे हैं। साइको इम्यूनिटी, जब मेरी आपसे बातचीत हुई तो टॉपिक को लेकर के जब बातचीत हुई थी तो मैंने साइको इम्यूनिटी आपको कहा था, क्योंकि बहुत ढेर सारे लेक्चर्स हो रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग स्पीकर्स को सुन रहे होंगे और इम्यूनिटी की, आपकी फिजिकल इम्यूनिटी की, बॉडी इम्यूनिटी की बहुत ढेर सारी बातचीत हो गई है अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं। कि क्योंकि अभी कोविड-19 का टाइम है, इसमें आपको अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, क्योंकि ये वायरस जो है आपके सीधे लंग्स को अफेक्ट करता है। तो हम किस तरीके से अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाएं, कैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं, इस पर बहुत ढेर सारी चर्चा आप लोगों ने अभी तक सुन ली है। तो मुझे लगा कि साइको इम्यूनिटी पर कोई बात नहीं कर रहा है, और साइको इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। जैसे हमारा एक बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, बैक्टीरिया और वायरसेस से फाइट करता है, वैसे ही हमारा एक साइको इम्यूनिटी होता है, जो एक हमारा जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फियर है, एक लेयर होती है जो इनसे प्रोटेक्ट करती है। एक अगर मैं बात कहूं तो तूफान आकर के चला जाता है, लेकिन अपने पीछे वो बहुत ढेर सारी चीजों को छोड़ जाता है। तो कोरोना तो हो सकता है कि 4-6 महीने बाद में चला जाएगा, लेकिन ये बाद में लोगों के मेंटल लेवल पर जो डिस्टरबेंस छोड़ करके जाएगा वो बहुत ही डरावना होगा या बहुत ही चैलेंजिंग होगा। सो मुझे लगा कि मुझे साइको इम्यूनिटी पर बात करनी चाहिए कि हम किस तरीके से इन सारी चीजें, क्योंकि ये जितनी भी चीजें चल रही हैं उससे व्यक्ति के इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर बहुत ढेर सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे आसपास बहुत लोग हैं जो ऐसी ढेर सारी मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस आपने देखे होंगे। मैं जब मेरा सेशन करूंगा तो इन सारी बातों को मैं शेयर करूंगा। तो यस, तो आज हम इसकी बात करेंगे। आई थिंक सुखदेव जी जुड़ गए होंगे, तो हम सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज का पेंडेमिक में मेरा उद्देश्य यही था कि एक तो सभी लोग अप्रैल मई से ये कहने लग गए थे कि समय कैसे बिताएं, क्योंकि शुरुआत में तो 1-2-3 हफ्ते अच्छे पकवान भी खाए, लोगों को लगा चलो एक छुट्टी का माहौल बन गया था। पीपल वर वेरी होपफुल, एक्सेप्टेंस थी एक सभी में। जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था कि चलिए कोई बात नहीं, हम सब मिलकर ये वक्त निकाल लेंगे। पर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता रहा, पैंडेमिक का इफेक्ट बढ़ता रहा, तो वो इम्पैक्ट करता रहा हम सबकी लाइफ में। और तब मुझे लगा कि हम 1 से 21 दिन तक अगर 21 स्पीकर्स को भी सुन पाएँ, अलग अलग उनके आयामों को समझ पाएँ, क्योंकि योगा का एक ही एस्पेक्ट जो है वो बहुत हाईलाइटेड है पिछले 15-20 सालों से, कि आसनास। तो इंसान सोचता है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आसना नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, ये एक वे ऑफ एक्सरसाइज ही है।
मैं लिफ्ट से नहीं जाता हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ, मैं वॉक करके चला जाता हूँ ऑफिस तक। तो हम लोग जो प्रोफेशनल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये एडजस्टमेंट अपने दिमागी तौर पे रखे हुए थे। पर जब लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद ये था कि व्हाट नेक्स्ट, और फिर वहाँ से मुझे लगा कि हमारे जो बहुत सारे इम्पैक्ट ऑफ लाइफ है हमारे ऊपर इन सब सिनेरियो का, उसको भी टच करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हुआ कि सभी स्पीकर्स जुड़ते रहे और सबके पास इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे कि वो हमने 10 से 11 एक स्पीकर को लेकर शुरू करना चाहा। और उसके बाद हमारे पास इवन आज भी मेरे पास वियतनाम से फ़ोन आया कि मैम हम भी एक लेक्चर देना चाहेंगे एक डिफरेंट आयाम पे। और हमने उन्हें बोला कि ठीक है, लेट्स वेट, हम आगे और क्या कर सकते हैं। सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखदेव जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप कर पा रहे हैं अनम्यूट? जी मैम। जी जी मैम। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते टू इंडिया एंड नमस्ते फ्रॉम इंडिया। सुखदेव जी, आपका बहुत स्वागत है। सुखदेव जी हमारे साथ सिंगापुर से जुड़े हैं और बहुत दिनों से इनके लेक्चर का भी मुझे इंतजार था। आई वुड लाइक टू वेलकम from Department of Physical Education, Deshbandhu College, University of Delhi, are both the speakers, Yogacharya Sukhdev ji from Singapore and Dr. Kapil Kesari ji from India. I would also like to extend my welcome to our Honorable Principal Sir, Dr. Rajiv Agarwal, who has given us this opportunity to organize such a lengthy program involving most of the staff with us, and they are doing all the duties behind the scene day and night. Thank you to the organizing committee, my advisory board, my tech team, which is working very hard, and also other NGOs which are associated with us, Society for Sports and Fitness Development, PAFI, Physical Education Foundation of India, National Council of Physical Education and Sports Exercises, because इनकी वजह से हमारे साथ more than 4800 participants जुड़ चुके हैं। धन्यवाद इन NGOs के डायरेक्टर डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर नीरज मेहरा एंड मिस्टर सुमित बेदी। Thank you one and all, and I would not take much time. I would like to introduce our today's speaker, Mr. Sukhdev, a master yogi, is based in Singapore and very renowned in fitness and yoga community across the globe. He has crafted a yoga very beautifully as approach to holistic yogic lifestyle, which is a demand of today's stress, anxiety, and pandemic. He is an exponent of hot yogic lifestyle. He is an exponent of hot yoga, hatha yoga, and new innovation forms of yoga to be taught in the yoga studios internationally. Dr. Kapil Dev Kesari, he is with us. He is a founder and director of Pragya Yoga Alliance. He has done BSc and MSc in Yogic Sciences from Dev Sanskriti University and now pursuing PhD. A scholar, a diploma holder in naturopathy and yoga. World Yoga Champion. He is a World Yoga Champion 2013 Mauritius. Certified Yoga Alliance teacher. Published 7 yoga research in international journals. He provides yoga coaching for Indian military and paramilitary forces. And from yesterday's scenario and day before yesterday's scenario at our LAC, I would like that you are the motivating force, and you are the controlling mind force behind our forces also. Dhanyavad, welcome, and we would like to invite now our first speaker, Shri Sukhdev ji. Floor is all yours. नमस्ते अंजुम मैम। नमस्ते जी। एंड नमस्ते राजीव जी, और नमस्ते आपके जो अपने आईटी के लोग हैं 2-3 जी। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और विक्रम सिंह जो JNU से हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया और आज मैं आपके साथ हूँ जी। तो मेरे को इतना बड़ा आपने इसमें पार्टिसिपेंट के लिए मेरे को बोलने के लिए आमंत्रित किया, मैं आपको बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद। अच्छा मैम, मेरे को आप स्क्रीन शेयर करने के लिए थोड़ा सा अलाउ करेंगे? जी जी बिल्कुल, डॉक्टर आदित्य प्लीज। धन्यवाद। अभी मैं करूंगा, धीरे धीरे स्क्रीन शेयर करूंगा जी। तो हिंदी में ही बोलूं या मिक्स करूं दोनों? मिक्स। ग्रेट।
तो हमारे पास मैं 45 मिनट बोलता हूँ, फिर लास्ट के 10 से 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो मेरा योगा का जर्नी शुरू हुआ था जब मैं इंटर कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली आई एम ए स्विमर, सो आई पार्टिसिपेट इन इंटर कॉलेज इवेंट एंड तभी मेरा एक टीचर मेरे को बोला कि चल योगा में ट्राई कर ले। तो मैं लीन था, फ्लेक्सिबल था, तो वहाँ से इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा सिल्वर है 92 में जामनगर में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यही मेरा प्रोफेशन बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में था मेरे। तो जर्नी चलती गई। 96 में मैंने आई पार्टिसिपेटेड, आई रिप्रेजेंट इंडिया इन एशियन चैंपियनशिप। आई एम ए प्रोफेशनल ट्रैथलीट। सो वहाँ पे मैंने 96 में चेन्नई में एशियन चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो चलते चलते कोई 97-8 के आसपास मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। मेरा बैकग्राउंड है, मैंने मास्टर्स बिजनेस में किया, उसके बाद एमए हिंदी किया, हॉस्टल के लिए मैं रखता था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। फिर मैंने एलएलबी 2 साल किया, फिर मैंने दिल्ली आ गया मैं 2000 के आसपास, और वहाँ से फिर आई स्टार्ट वर्क विद, मैं चंडीगढ़ से बेसिकली मैं 5 साल चंडीगढ़ में था, तो आई वर्क विद योगराज सिंह जी। तो युवराज सिंह जी 14-15 साल के थे तब से उनको मैं जानता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने काम शुरू किया, आया। तो दिल्ली आने के बाद मैं दिल्ली गोल्फ कोर्स में गया, वहाँ पे मैंने जितने भी प्रोफेशनल गोल्फर्स हैं उनके नंबर उठाए, सबको फ़ोन किया और मेरे को कॉन्टैक्ट मिल गया वहाँ से ज्योति रंधावा जी का, जो कि प्रोफेशनल गोल्फर्स हैं। तो उनको मैंने सिखाना शुरू किया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मेरे दिमाग में हमेशा, जब भी मैं अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में था, मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी, इवन जब मैं 17 साल का था, यार हम ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं जीतते। कभी मेडल आया, कभी एक आया, एक ब्रोंज आया, उसके ऊपर भी पूरा देश जश्न मना रहा है, तो कमी कहाँ पे है। तो वो मेरे दिमाग में चलता रहता था और उसके चलते चलते मैं इधर आ गया शायद। तो ज्योति रंधावा जी के साथ मैंने काम शुरू किया और वो एशिया नंबर 1 रहे। हालांकि हम 7-8 महीने नहीं खेले, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो चलते चलते मैं सिंगापुर आ गया। तो सिंगापुर में मैंने योगा को पूरा, उसका जो मेडिकल पार्ट है, मतलब देखिए आप योगा सिखाते हैं, आप मार्शल आर्ट सिखाते हैं, हम पिलाटेस सिखाते हैं, आप जिम ट्रेनर हैं, आप एथलेटिक के कोच हैं, वॉलीबॉल के, एंड ऑफ द डे आप किसके साथ काम कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी के साथ। आप अपने आप को कुछ भी बोलिए, आपके पास फलाह है, आप उसका पकोड़ा बनाइए, समोसा बनाइए, रोटी बनाइए, पराठा बनाइए, अल्टीमेटली तो फलाह है ना, वो गेहूं का आटा है। तो मैंने ये सोचा कि ह्यूमन बॉडी के साथ का अच्छी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ली जाए, और उसको मैं पिछले ऑलमोस्ट, मेरे को यहाँ पे हो गए 15 साल। तो पिछले 15 साल से मैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, पैशन के साथ, बुक्स ये वो सब। जो मेरी जर्नी है 2000 से लेके 2007-8 तक, तो उस जर्नी के दौरान मैंने ज्योति रंधावा जी के साथ काम किया। अपने जो RVS राठौर हैं, अपने खेल मंत्री रहे हैं सेंटर में, जिन्होंने 2004 में सिल्वर मेडल जीता था, तो तब उनका ट्रेनर मैं था। मैंने अपनी जो इंडियन क्रिकेट टीम है, हमारे सचिन जी, मतलब 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, तो 1 वीक के लिए मैंने उनको ट्रेंड किया। रवि शास्त्री जी मैनेजर बने थे। तो रवि शास्त्री जी और वसीम अकरम जी मेरे स्टूडेंट हैं, अच्छे मित्र भी हैं। तो रवि जी ने मेरे को बुलाया, तो ये पूरी की पूरी टीम को मैंने ट्रेंड किया। 2008 में इनके साथ में ऑस्ट्रेलिया रहा 1 महीने के लिए, वी वन फर्स्ट टाइम। अच्छा, अराउंड द ग्लोब मैंने काम किया, टॉप के गोल्फर है जो दुनिया के, जो टाइगर वुड से पहले वर्ल्ड नंबर 1 था अर्नी एल्स, उसके साथ मैंने काम किया। और बहुत लोग हैं, आपके फार्मूला 1 में मैंने मार्क वेबर के साथ काम किया। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, जब मैं लोगों से मिला, आप एक योगा टीचर हो, स्ट्रेचिंग करा के निकल जाओगे, अब उसका माइंड कितना काम होता है, नहीं होता है, क्या खाता है क्या नहीं खाता है। तो मेरा मेन जो कंसंट्रेशन है वो ह्यूमन परफॉर्मेंस है, कि हाउ टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। और मैंने उसमें ये रियलाइज किया है कि इसमें 99% ब्रीदिंग है, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग, डाइट, मतलब आप ये लगा लो कि
आपके पास कार है, वो मारुति 800 है या आपके पास मर्सिडीज है, उसमें चढ़ गए ना आप, आपको दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, मारुति 800 आपको 5 घंटे में पहुंचाएगी, और जो मर्सिडीज जैसे आते वो 3.5 में पहुंचा दे। यही फर्क है, पहुंच जरूर जाएगी। जो की है वो है ब्रीदिंग। तो मैं ब्रीदिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दूं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 11 सिस्टम से मिलकर बनी है। स्किन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं ये ऑर्गन से मिलके बने। जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो टिश्यू से मिलके बने हैं। जो हमारा टिश्यू है वो सेल से मिलके बना है, ह्यूमन सेल। तो जो ह्यूमन सेल है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, पर अभी हम बात कर रहे हैं एनर्जी की। तो उसके अंदर एनर्जी बनती है, वो एनर्जी बनती है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपके 2 मॉलिक्यूल शुगर के होते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। वहां पे बनता है H2O, CO2, और वहां पे बनता है आपका हीट, और वहां पे बनता है आपका ATP। ये 4 चीज बनती है, H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे आपका हीट बनती है, और वहां पे आपका बनता है ATP। तो जो ATP है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मींस जो फास्फोरस है उसके ट्रिपल 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी अंग्रेज ने, someone from Europe invent about it maybe 100 year 150 year before, और उसने इसका नाम रख दिया ATP। हमारे कल्चर में ये 10,000 साल से है, या 5,000 साल से है, या 20,000 साल से है। इसको बोलते हैं प्राण, इसको बोलते हैं, कुछ भी बोलो इसको, जान, दम, स्टेमिना, लेकिन इसको बोलते हैं प्राण। अब अगर आपकी बॉडी में, अगर आपको वेट कम करना है तो आप अपने ट्रेनर के पास जाओगे, आपका ट्रेनर बोलेगा देखो भाई अपना कार्बो कम करो। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट मीन्स रोटी, चावल, आलू, फ्रूट्स, मिठाई कम की तो आपकी बॉडी को कार्बो नहीं मिलेगी, तो वो आपका फैट बर्न करेगी एनर्जी के लिए। कई बार बीमार पड़ जाते हैं कई बंदे। व्हाट हैपन? फॉर 1 month 2 month they not able to eat enough, then their body use protein, their muscles for recovery. So एक साइड में तो हमारे पास एनर्जी के लिए कार्बन नहीं है तो फैट है, फैट नहीं है तो प्रोटीन है, दूसरी साइड में सिर्फ ऑक्सीजन है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, तो अगर आप मेरे से पूछेंगे 99% एनर्जी कमिंग फ्रॉम ऑक्सीजन। मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, मैं उसमें यूज करता हूँ। आप किसी भी इंसान से पूछिए आपको लाइफ में क्या चाहिए, उसको गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, कार चाहिए, उसको मटेरियल कुछ भी चाहिए, लास्ट में जाके वो बोलेगा मेरे को शांति चाहिए, मेरे को हैप्पीनेस चाहिए। सो व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज ए आउटकम ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप संतुष्ट हैं, देखिए जब तक हम इस दुनिया में जीवित रहेंगे ना, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, काम के लिए। वी हैव टू मूव एंड वी हैव टू डू समथिंग। सो जब वो चीजें हम करते हैं जिनके साथ भी, अगर वो करने में हमें सेटिस्फैक्शन है, उसका आउटकम है हैप्पीनेस, संतुष्ट हुआ। जो सेटिस्फैक्शन है उसका बेस है सक्सेस। जब आप सक्सेसफुल हो फैमिली में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ, सक्सेस का बेस है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस का बेस है नॉलेज प्लस कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन है उसका बेस है एनर्जी लेवल। व्हेन यू हैव हाई एनर्जी लेवल you automatically concentrate, better performance, better focus lead to better performance. Definitely take time, and it's lead to success lead to satisfaction and happiness. जो आपका हाई एनर्जी लेवल है उसका बेस है फूड और आपका ब्रीदिंग, ऑक्सीजन। तो ये 2 चीजें हैं। फूड प्राइवेट लिमिटेड supply food to the cell, breathing private limited supply oxygen to the cell. So 99% energy coming from oxygen. Okay? क्योंकि अगर आपकी बॉडी, मैंने
ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि कार्बन है तो फैट है, फैट नहीं है तो प्रोटीन है। अब ये फंडा आता है, हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं कि भाई ऑक्सीजन जो है हमें ब्रीदिंग से मिलती है। अब ब्रीदिंग का बेसिक बायोमैकेनिक है क्या? जो ब्रीदिंग है उसका सबसे पहला है हमारे फेफड़े। हमारे फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज होता है। तो मैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, या माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, थॉटफुलनेस माइंड, अनथॉटफुल माइंड, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं जब आप मैकडोनल्ड में जाते हो, ठीक है, तो आप ये नहीं पूछते, आप क्या बोलते हो, मेरे को एक वेज बर्गर चाहिए, मेरे को एक चिकन बर्गर चाहिए। आप ये नहीं बोलते कि इसमें जो चिकन आया है वो कहाँ से आया है, इसका जो ब्रेड है इसका व्हीट कहाँ से आया है, ये कैसे ब्रेड बना। आप जस्ट पैसे देते हो और ब्रेड लेते हो और खा जाते हो। तो मैं उस पूरी थ्योरी में नहीं जाऊंगा। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि एक बंदा बैठा था, वो पी रहा था बैठ के, दारू की बोतल थी उसके हाथ में। तो कोई वहां से जा रहा था और वो काफी भाषण दे रहा था कि ये करो वो करो। तो उसने उसको बोला कि मेरे भाई, अगर आप में दम है इस बिल्डिंग को हिला। कोई इसके सामने बिल्डिंग थी, अगर नहीं तो आ मेरे पास बैठ, 2 घूंट पी और बिल्डिंग को हिलता देख। तो मैं आप लोगों के साथ वो करने वाला हूं कि जितनी भी हमारी थ्योरी है, पतंजलि योग सूत्र है, सब बहुत अच्छे हैं, हमें उनकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जब हम लेमैन को टीच करते हैं, जन साधारण को टीच करते हैं, तो अगर मैंने किसी जन साधारण को पतंजलि के योग सूत्र सुनाने शुरू कर दिए, जिसको नी पेन है, और मैंने उसको पतंजलि के योग सूत्र सुनाने शुरू कर दिए, तो भाग जाएगा उठ के। तो मेरे को पहले उसके नी के पेन को ठीक करना है। तो इसलिए मेरे को ह्यूमन बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारा जो ब्रीदिंग है उसका जो बायोमैकेनिक है, हमारे फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज होता है। लेकिन फेफड़े अपने आप कुछ नहीं कर सकते, दे आर लाइक ए लेवल 3 मैनेजमेंट। हमारे जो फेफड़े हैं, मैं बाद में इमेज दिखाऊंगा आपको सभी की, हमारे जो फेफड़े हैं उसको मूव करता है हमारा डायफ्राम। सो डायफ्राम इज अ सीट ऑफ मसल बिटवीन आवर वाइटल ऑर्गन्स एंड आवर लंग्स। अब उसके बाद हमारा स्टमक है। जो हमारा स्टमक मसल है, वहां पे हमारे स्टमक के अंदर प्रेशर है, उसको बोलते हैं इंटरनल एब्डोमेन प्रेशर। जैसे हम गुब्बारा फैलाते हैं ना, हवा से फूंक मारते हैं, गुब्बारा फूल जाता है। वो गुब्बारा इसलिए फूलता है क्योंकि वहां पे हवा का प्रेशर है, अंदर हवा का प्रेशर है। तो ऐसे ही हमारे स्टमक में हवा का प्रेशर है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं, आप जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं सभी को ये बात बोलूं कि सीधे होके बैठिए। जैसे हम जितने भी मेडिटेशन गुरु हैं, योगा गुरु हैं, या आप आजकल के जो माँ बाप सभी अपने बच्चे को बोलते हैं, अरे सीधे होके बैठो, प्लीज सिट स्ट्रेट, इरेक्ट स्पाइन, स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट। तो जैसे ही हम ये इंस्ट्रक्शन मुंह से निकालते हैं, स्पाइन मस्ट बी स्ट्रेट, सीधे होके बैठो, तो क्या होता है कि लोग जो है वो अपनी स्पाइन को आर्च कर लेते हैं। ये आर्च कर लेते हैं अपनी स्पाइन को, और उससे क्या होता है कि हमारे स्टमक के मसल लंबे हो जाते हैं। तो नॉर्मली मैं भाषा में यूज करता हूँ कि हमारा जो लेडीज का जो ब्रा लाइन और पैंटी लाइन है, उसमें गैप बढ़ जाता है। जब भी आप किसी को बोलेंगे कि सीधे होके बैठो, सीधे होके खड़े हो, वो अपनी बैक को आर्च कर देगा। इसका रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा क्या रीजन है। हमारा जो L5 है वो काफी थिक है, उसके ऊपर डिस्क है, फिर L4 है, तो वो इजिली वहां पे बहुत ज्यादा मोबिलिटी है, तो वहां आराम से आप इसको आर्च कर लोगे। तो आर्च करने का मतलब है यहाँ पे ओवर एक्सटेंशन हो जाएगी। अब मैं जिस ब्रीदिंग की आपको बात कर रहा हूँ, जो मेरी भाषा है, मेरी भाषा में सीधे बैठने का मतलब है कि आपका जो ब्रा लाइन है और पैंटी लाइन है वो सबसे क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल क्लोज, ठीक है ना। वो जब बिल्कुल क्लोज होगा वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। when our bra line and panty line very close, very close, what happen here, then our spine have maximum gap, L4, L5, L3, L2। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 99.9% बैक पेन happen because of over extension of spine, tightness of back muscle। और यहाँ पे मसल भी नहीं है, टेल बोन से लेके पूरा का पूरा T11 तक फाशिया है,
बिल्कुल थिन लेयर है। अगर आप टेलबोन को टच करोगे, सैक्रम पे आओगे, L5 पे आओगे, फाशिया है। So when you arch your back, we call overextension, and then we get compression. मैं उसका इमेज भी आपको दिखाऊंगा। So हमने क्या करना है, ब्रा लाइन को, पेंटी लाइन को क्लोज लेके आना है मैक्सिमम। वो एक दूसरे के ऊपर स्टेबल हो जाएंगे, जैसे पहले फ्लोर का दीवार और दूसरे फ्लोर का दीवार। उसके बाद हमारी स्पाइन, मैं इसको बोलता हूँ न्यूट्रल स्पाइन, तो हमारी स्पाइन यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, उसमें और भी बहुत चीजें हैं। ठीक है, उसमें फिर आगे हमें इलियोसोर्स और सोर्स मेजर को भी लंबा करना पड़ेगा, वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, पर इट्स बेसिक्स नाउ हियर इन फर्स्ट लेवल। तो यहाँ पे हमारी स्पाइन न्यूट्रल हो जाएगी, वी हैव न्यूट्रल स्पाइन। और जब हमारी स्पाइन न्यूट्रल हो जाती है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। टू मच फ्लेक्शन एंड ओवर एक्सटेंशन ऑलवेज मेक आवर स्पाइन वीक। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ब्रा लाइन, पेंटी लाइन एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो उससे हमारा स्टमक एक्टिवेट हो जाएगा। स्टमक के एक्टिवेशन होने से हमारा लंबर ऑफ पेल्विक स्टेबलाइज हो जाएगा। अब हमने अपने स्टमक के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे मैंने अपने स्टमक के मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जो प्रेशर है, द प्रेशर इनसाइड आवर स्टमक इज मूविंग द डायफ्राम अप, क्योंकि डायफ्राम आराम से लेटा हुआ है यहाँ पे। जैसे ही प्रेशर आया, when the pressure coming from stomach, diaphragm moving up, when diaphragm moving up, तो हमारे फेफड़े स्पंजी हैं, our lungs like a sponge, then they start contracting, वो छोटे हो जाते हैं। when they start contracting, what happen? They release the air. Then we have here one breathing pipe, we have one here, one whole nose, then is coming two, and we have mouth. So अगर नाक से as a beginner, ब्रा लाइन, पेंटी लाइन मैक्सिमम क्लोज, तो अगर मैं नाक से एक्सहेल करता हूं, कंट्रोल नहीं होगा, तो सिर्फ गले से कंट्रोल होगा। लेमैन को कुछ नहीं पता है उज्जै ब्रीदिंग क्या होती है, जिसने सीख नहीं रखी है। ठीक है, तो हमें मुंह का यूज करना है, क्योंकि हमारे मुंह में होठ है, तो होठ से हम अपने सुराख को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अब हमारे फेफड़ों में जितना आराम से हवा जाएगी और जितना आराम से हवा निकलेगी, उतना ज्यादा गैसों का एक्सचेंज होगा। इसीलिए प्राणायाम में बोला जाता है कि आप एक 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 से स्टार्ट करो और धीरे धीरे आप 1 2 1 पे लेके आओ। मतलब अगर आप 10 सेकंड इनहेल कर रहे हो, स्टार्टिंग में 10 सेकंड उसको रोको, 10 सेकंड उसको, धीरे धीरे 10 सेकंड, 40 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है, बिल्कुल फोर्स नहीं करनी है। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं अपने स्टमक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा, फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो हवा को छोड़ेंगे। जब हवा को छोड़ेंगे वो, तो मैं छोटा सुराख बना लूंगा। मेरे को इनहेल नहीं करना है, मैं स्टमक मसल को जितना मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उतना ही रिलीज करूंगा और हल्का सा मुंह खोल लूंगा। जैसे मैं स्टमक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, प्रेशर से डायफ्राम ऊपर जाएगा और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होके यहां जाएंगे। जैसे मैं स्टमक मसल को रिलीज करूंगा, तो डायफ्राम से प्रेशर हट जाएगा, वो अपने आप वापस नीचे आ जाएगा और फेफड़े एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे और हमारे फेफड़े अपने आप हवा को खींचेंगे। तो जब भी हम बोलते हैं, आप कोई भी यूट्यूब देखो, वीडियो देखो, किसी भी गुरुजी को सुनो, वो क्या बोलते हैं? डीप इनहेल। अरे भाई, उस डीप इनहेल तो मेरे को पता है, लेकिन वो कहाँ कहाँ क्या क्या उसका बायोमैकेनिक है, क्या यूज हो रहा है, स्टमक कहाँ जा रहा है, ये हमें सिखाना है जनसाधारण को। उससे उनका बेनिफिट 10-15% से बढ़कर 90% हो जाए। ठीक है, लेट्स डू प्रैक्टिकल 50 टाइम। सो ब्रा लाइन, पेंटी लाइन बिल्कुल क्लोज और कॉन्ट्रैक्ट योर। जितना ज्यादा हमारा स्टमक का मसल छोटा होगा, उतना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट होगा। कैसे? इनहेल नहीं करना है, हल्का सा मुंह खोलो,
सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ सब कुछ ठीक होने से डायफ्राम, लंग्स, एक्सहेल अपने आप ठीक होगा। यहां फोकस करो। मैं थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं लास्ट 20 में। कंटिन्यू, फूक मारिए। मैंने इसका नाम रखा है फूक मारिए और मजा लीजिए। कंटिन्यू। बट आपका जो रिब्स और आपका पेल्विक, ब्रा लाइन, पेंटी लाइन मैक्सिमम क्लोज। अगर आपका पेट बहुत बड़ा है फोल्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए यूज करने की। ओके, 40 हो गया। इसको आप 30 से 50 कर सकते हो। इसमें क्या इश्यू होता है, जब हम फूक मारते हैं तो वी वॉश आउट कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन नॉर्मल। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को मोर देन नॉर्मल वॉश आउट करते हैं, वी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन मोर देन नॉर्मल। तो जब हम ये फूक मारते हैं, इसको मैं बोलता हूं कॉन्शियस ब्रीदिंग। और जब मैं बैठा हूं फूक नहीं मार रहा हूं, अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। अनकॉन्शियस ब्रीदिंग में हमारे लंग्स मुश्किल से 5 से 15% काम करते हैं। जैसे हम ब्रीथ को कॉन्शियस करते हो, हमारे लंग्स 50 से 90% काम करते हैं। तो हमारे जो फेफड़े हैं वो 5 से 10 गुना काम करते हैं। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सुनामी आ जाएगी। जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, वी वॉश आउट कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन नॉर्मल, वी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन मोर देन नॉर्मल। उससे हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन, लोअर लेवल ऑफ कार्बन, हमारे ब्लड का पीएच लेवल चेंज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे को डिजीनेस की फीलिंग आती है, गिडीनेस की फीलिंग आती है, नमनेस की फीलिंग आती है, कई बार मसल नम हो जाते हैं, कई बार नोजिया हो जाता है। इज वेरी नॉर्मल। लेकिन अगले 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाएगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हमने ये नहीं करना है, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, अंडर आर्म को कोशिश करो हल्का सा टाइट रखो, खाली स्टमक मसल ही यूज होंगे और कुछ भी यूज नहीं होगा। उसके बाद 30 से 50 करो। चक्कर नहीं आ रहे हैं 100 तक भी कर सकते हो। अगर किसी को डायबिटीज है और कोई इश्यू है, वो मेरे को फोन करे पहले या ईमेल करो, मैं उसको बताऊंगा कैसे करना है धीरे धीरे। उसके बाद 10 से 20 बार दोनों जो को टुगेदर रखो और कोबरा ब्रीदिंग करो, हीसिंग साउंड लाइक ए स्नेक। सेम थिंग, स्टमक से सेम हो रहा है। अब हमने होठों की बजाय छोटा सुराख बना लिया,
और यहां से हमने इसको हम 10 से 20 बार करेंगे। सो 30 से 50 टाइम आराम से, 10 से 20 टाइम। इसको आप कम से कम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा लगातार कीजिए। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। अब मैं बात हूं योगा के ऊपर। हम बात करते हैं कि भाई पहले यम का पालन करो, नियम का पालन करो, ठीक है। मैं बोलता हूं ये ब्रीदिंग करना शुरू करो, फूंक मारना शुरू करो, यम नियम का पालन अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? हमारा सबसे बाहर है अन्नमय कोश, जो आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख, उसके बाद है प्राणमय कोश, उसके बाद है मनमय कोश, उसके बाद है विज्ञानमय कोश, उसके बाद है आनंदमय कोश। तो ये क्या करेगा, ये हमारे प्राणमय कोश की एक्सपेंशन करेगा, उसको बढ़ाएगा। और जैसे प्राणमय कोश बढ़ेगा तो जो मनमय कोश है, मनमय कोश क्या है, जो हमने बचपन से लेके अब तक अपनी आदतें डेवलप की हैं, अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में। तो जैसे हम नया मोबाइल फोन लेते हैं, उस मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो धीरे धीरे अगर आपके पास ओला कैब की डाउनलोड एप्लीकेशन है आपके फोन में, तभी आप ओला कैब को बुला सकते हो। तो आपका जो फोन है वो एप्लीकेशंस आपके फोन को चलाती है। तो वैसे ही 90 से 95% हमारा जो मनमय कोश है, हमारी जो आदतें हैं, वो हमें चलाती है। इसलिए दुनिया के ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं वो अपने ब्रेन का 5% यूज करते हैं, जो जीनियस हैं वो 8 या 9% यूज करते हैं। तो जो हमारी आदतें हैं वो ही हमें चलाती है, और वो प्रेडिक्टेड है। अगर कोई किसको चांटा मारेगा तो 100%, अगर वो बंदा ताकतवर नहीं है उसको चांटा ही मारेगा। आपको कोई गाली देगा, आप उसको गाली ही देंगे। अगर आपकी कोई तारीफ करेगा, प्लीज हो जाएंगे बिल्कुल ही, थैंक यू थैंक यू। तो आदतें जो है वो प्रेडिक्टेड है, अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे ऐसा होगा। वो कहां से हो रहा है, मनमय कोश से। तो जैसे ही आप फूंक मारेंगे, ये आपके प्राणमय कोश को बढ़ाएगा। प्राणमय कोश बढ़ते बढ़ते जो आपका मनमय कोश है, मन का काम है मनन करना। मनन करना मतलब विचारों का मनन करना। आपके यहाँ पे विचार चल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे जितने भी चैनल्स हमारे ब्रेन में चल रहे हैं उनको सबको स्विच ऑफ कर देगा। और हम आएंगे फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश के ऊपर। विज्ञानमय कोश मतलब जो इंटेलेक्ट माइंड है, ये इंटेलेक्ट माइंड को क्लियरिटी प्रदान करेगा। क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी। यही एक डिफरेंस होता है जीनियस में, एवरेज बंदे में। और धीरे धीरे हम फिर विज्ञानमय कोश से बियॉन्ड जाएंगे, वहां पे मिलेगा हमारे को आनंदमय कोश। फूंक मारने से प्राणमय कोश बढ़ेगा, मनमय कोश डिलीट हो जाएगा। यू आर इन थॉटलेसनेस सिचुएशन विद इन हाफ एन आवर टू 1। जैसे ही आप विचारहीन हो जाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो यूज होनी खत्म हो जाएगी। आपका मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, न्यूरो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। वो कहां चला जाएगा, जहां पे आप डीप स्लीप में होते हैं। तो हम डीप स्लीप को बोलते हैं अनकॉन्शियस मेडिटेशन, और मेडिटेशन को बोलते हैं कॉन्शियस स्लीप। तो जब आप यहाँ पे विचारहीन हो जाएंगे तो आप कुछ भी सोचिए जिससे आपको गुस्सा आता है, आपके मन में कोई विचार आएगा ही नहीं, इमेज बनेगी नहीं कोई, इतने रिलैक्स और काम हो जाएंगे आप। तो आपकी जो एनर्जी है, तो आपका फोकस बन जाएगा, उसको बोलते हैं एफर्टलेस फोकस। सो जैसे ही आप विचारहीन होंगे, तो अगर मैं ब्रेन वेव्स में आऊं तो आप आ जाएंगे डेल्टा वेव्स में। तो डेल्टा वेव्स में अकॉर्डिंग टू ईसीजी ऑफ ब्रेन,
आप आएंगे योगा फिलोसफी में, समाधि बोल दो उसको विचारहीन बोल दो, उसको मेडिटेशन बोल दो, ठीक है, मजा बोल दो, शांति बोल दो, कामनेस बोल दो, कंप्लीट कामनेस बोल दो, माइंडफुलनेस बोल दो, जो बहुत वर्ड चल रहा है आजकल। तो जब ये 1000 वर्ड है, लेकिन इसमें ब्रेन की बायोलॉजी एक ही है, आप हमारे मन में कोई विचार ही नहीं, ठीक है। तो उस वक्त हमारा इम्यून सिस्टम पीक पे काम करता है। क्या होगा उससे? हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कैंसर है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ये है वो है, 10,000 वर्ड हैं हमारी मेडिकल डिक्शनरी में। हमारा न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहा, हमारे को डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, ये सबको अपने आप ठीक कर देगा। सबसे पहले फिजिकल बॉडी को बैलेंस करेगा, फिर धीरे धीरे जो आपकी चक्रास है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, भेजने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जाएगा आपकी कुंडली में, मूलाधार में अपने आप जाएगा। आप बस विचारहीन हो जाइए, अपने आप उनको साफ करते करते आपको बिल्कुल क्लीन कर देगा। आगे जो हमने कर्म कर रखे हैं इस दुनिया में या पिछले जन्म में, उनके 3 तरीके हैं। या तो आप कर्म का फल भुगतो, जिसको हम बोलते हैं कि भी सारी दुनिया के 99.9% ऑफ पीपल वो कर्म का फल भुगत रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने कोई कर्म किया, उससे आपको अच्छा अनुभव हुआ, उससे दूसरा कर्म जनरेट करो, यूट्यूब पे वीडियो बना दो कि भाई देखो वार्म अप हो गया, एक्सरसाइज करो, नहीं तो इंजरी के चांस है, कुछ भी। तो उससे जिन लोगों को फायदा होगा, अपने अनुभव से जो आपने कर्म जनरेट किया, उस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब के, फेसबुक के पोस्ट को पढ़ेंगे या आपकी बुक को पढ़ेंगे, बुक लिख दो, तो लोग जाग जाएंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपको ब्लेस देंगे। तीसरा है कि भाई अगर आपके ईमेल बहुत ज्यादा हो गए, आप क्या करते हो, ईमेल में जाते हो और 1 बाय 1 करके उनको डिलीट करते हो। तो थॉटलेसनेस में जाओ, गैप में जाओ, फूंक मार के मेडिटेशन माइनस ब्रीदिंग, मेडिटेशन 0। तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा फूंक मारने से, विचारहीनता आएगी। वही विचारहीनता, वही थॉटलेसनेस क्या है? मेडिटेशन। तो जैसे विचारहीनता आएगी तो 1 बाय 1 करके जो कर्म है वो धीरे धीरे, बिल्कुल जैसे आप टीवी देखते हो ना, तो वो उसको बोलते हैं विचारों को देखना, बिल्कुल क्लियर होके ऐसे आएगी आपकी आंखों के आगे। तो आप जब आप गैप में जाएंगे, विचारहीनता में जाएंगे, तो जो भी आपने इस दुनिया में कर्म कर रखे हैं, वो कर्म धीरे धीरे करके डिलीट हो जाए। तो कर्मों से बचने का तरीका है, उनका फल ना भुगतना पड़े, मेडिटेशन में जाना। और हमने जन साधारण को सिखाना है, ठीक है ना। अगर हम बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, अच्छी बात है, हमें वो बातें सीखनी चाहिए, क्योंकि हमें कई बार नॉलेज वाले, ज्ञान वाले, पर 99% हमारे स्टूडेंट कौन है? जन साधारण, आम लोग। तो अगर आप उसको बोलेंगे फूंक मार भाई, कैसा लगा? बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो ये हो गई ब्रीदिंग की बात। उसके बाद मैडम अंजुम जी कितना टाइम है मेरे पास अभी? और few minutes more. अच्छा, हाँ ठीक है जी। तो मैं इनको कुछ, हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हाँ। सभी स्पीकर्स हमारे इतना ज्ञान देना चाहते थे और समय की कमी के कारण हम दोबारा भी कुछ सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे 21 तारीख के बाद भी। तो आप आज के लिए आप थोड़ा सा और करा सकते हैं जी। ठीक है, मेरे को आप, क्योंकि मैंने 12:40 पे शुरू किया था, 1 घंटा देंगे आप मेरे को? 35 तक देंगे या नहीं? मैंने 12 मतलब वहां के हिसाब से मैंने 10 मिनट लेट शुरू किया था। जी 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 जी, श्योर प्लीज गो अहेड। अच्छा, मेरे को स्क्रीन आप शेयर करने दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर आदित्य प्लीज। सर आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ठीक है जी आदित्य जी, ठीक। तो ये मैं हो गया यहाँ, ठीक है सर। तो मैं चला गया यहाँ और मैं चला गया जी। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ब्रीदिंग के बारे में। आई होप ये, तो ब्रीदिंग में हमारा जो स्टमक है, सर आपने अपना कोई व्हाइट बोर्ड शेयर किया है सर, उसको वापस जा करके सर। ये हो गया सर शेयर? नहीं सर, आपने अभी ना व्हाइट बोर्ड शेयर किया है सर। अच्छा नहीं, आप स्क्रीन शेयर पे जाइए। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा कुछ इसमें जब मैं शेयर कर रहा हूँ?
नहीं, आप जो शेयर कर रहे हैं सर, सिर्फ आपका व्हाइट बोर्ड आ रहा है। मैं कह रहा आप एक बार वापस स्क्रीन शेयर को प्रेस करिए, जो स्क्रीन शेयर का टैब है उसको प्रेस करिए। अच्छा, एक मिनट सर, ये मेरे को थोड़ा सा इसमें स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर को अच्छा जब अच्छा, आपने प्रेस ऊपर। किया तो फिर हाँ, ऊपर 3 ऑप्शंस आ रहे होंगे सर, 3 अलग अलग बॉक्सेस बने हुए होंगे, उसमें आप सेकंड बॉक्स को शेयर करिए, सेकंड बॉक्स को क्लिक करिए। इसमें है यू आर स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग सर, आप उसको एक बार फिर से क्लिक करिए, स्क्रीन शेयर को क्लिक करिए। आप अभी स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दीजिए, एक बार अपने स्क्रीन शेयर को स्टॉप करिए। अच्छा अच्छा, स्टॉप शेयरिंग कर दिया, स्टॉप सर। हाँ जी, है ना। अब वापस सर एक बार स्क्रीन शेयर को प्रेस करिए। हाँ, ये नीचे ग्रीन वाला है ना स्क्रीन शेयर। जैसे जब आपने प्रेस करेंगे सर, तो उसमें जो है आपका 3 उसके अंदर स्क्रीन आ रही होंगी, आप उसमें सेकंड स्क्रीन को प्रेस करिए। अच्छा, इसमें नीचे लिखा है कि शेयर करो, मैंने शेयर करना, इसमें ऊपर आ रहा है कि बेसिक, एडवांस और ये सफारी, पोस्ट नहीं नहीं, अटेंशन, समथिंग समथिंग उसकी। उसके नीचे से देखिए 3 स्क्रीन बनी हुई आ रही होंगी, एक तो व्हाइट बोर्ड लिखा होगा, एक उसके अंदर जो आपकी स्क्रीन आ रही होगी। इसमें शेयर कंप्यूटर सेकंड और ऑप्शनल सेकंड डिवाइस, समथिंग ऐसा लिखा है सर। नहीं सर, आप एक मिनट, एक उसमें व्हाइट बोर्ड बना हुआ आ रहा होगा, उसके बगल में एक और स्क्रीन बनी हुई आ रही होगी, उसको शेयर करिए सर। हाँ हाँ राइट, ये व्हाइट बोर्ड बना हुआ है, एक व्हाइट बोर्ड में उसके बाद जूम है, उसके बाद फिर नंबर 3 वाला करूं मैं? नहीं नहीं नहीं, नंबर 2 वाला जूम जो इसमें लिखा हुआ है वो करिए शेयर। ये हो गया सर शेयर। और अब आपको जो भी दिखाना है सर उसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, अगर आपका पीपीटी है तो पीपीटी को फुल स्क्रीन कर दीजिए। अच्छा, पहले मैं उसको एक्चुअली सिलेक्ट कर व्हाट्सएप लीजिए। से, मैं व्हाट्सएप से करता हूँ शेयर, व्हाट्सएप से चलेगा? हाँ नहीं, आप व्हाट्सएप से कर लीजिए, बट आप पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए, अभी आपने सिलेक्ट नहीं किया है। मैंने उसको सिलेक्ट तो कर लिया सर। सिलेक्ट कर लिया तो अभी आपका कंप्यूटर स्क्रीन दिख नहीं रहा। व्हाइट बोर्ड। नहीं, व्हाइट बोर्ड को मत करिए सर, व्हाइट बोर्ड के बगल अच्छा वाली अच्छा, जो उसमें ये हाँ, चलेगा अब अभी आ मैंने? गया सर। हाँ ठीक है ठीक है। अब आप इसमें सर, आपने अगर अपने कंप्यूटर पे व्हाट्सएप खोला हुआ है तो व्हाट्सएप को क्लिक कर दीजिए। ठीक है सर, मैंने कर लिया, ये आ गया आपके पास अभी? जूम दिख रहा है अभी आपका? अच्छा, ये नहीं दिख रहा है अभी जो मैंने शेयर किया कुछ? नहीं सर, आप कंप्यूटर पे शेयर कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, मैं उसकी स्क्रीन पे ही शेयर कर रहा हूँ। तो फिर मैं दोबारा देखिए, जाता हूँ व्हाट्सएप पे हाँ, जाता हूँ, आई थिंक हो जाए। एक बार व्हाट्सएप पे जाइएगा सर। हाँ एक मिनट सर, एक मिनट, ये एक, इसको सर एक बार मिनिमाइज कर दीजिए, जो भी ये जूम की आपकी स्क्रीन आ रही है ना, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ मैं एक मिनट, बस हो गया सर। ये देखिए, आ गया सर, मैं आ गया यहाँ पे। तो मैं ब्रीदिंग वाला ही ढूंढ रहा नहीं हूँ सर, मेरे अभी को। आपका जूम ही आ रहा है सर, अभी आपका वो स्क्रीन नहीं आ रहा है। आप एक बार इसको जूम वाली स्क्रीन को मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज करना पड़ेगा सर, एक मिनट। अच्छा, जूम वाली पे आ नहीं रहा अभी? नहीं सर, आप एक काम करिए सर, वापस एक बार ये स्टॉप शेयरिंग करिए, एक बार स्टॉप शेयरिंग करिए। ये लो, नहीं मैंने किया, अब आप मैंने देखो आज मेरे, आप ऐसा है, मैं व्हाइट बोर्ड पे शेयर नहीं हो सकता? सर, व्हाइट बोर्ड पे तो आप कुछ अगर लिखेंगे तो वो आएगा। आप एक बार वापस शेयर स्क्रीन करिए, शेयर स्क्रीन करके एक तो व्हाइट बोर्ड आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? तो मैं ये लो, मैं व्हाइट बोर्ड यूज करूं? नहीं सर, व्हाइट बोर्ड नहीं यूज करना है। आप एक बार शेयर स्क्रीन के बाद एक तो व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है? जूम। और तीसरा ऑप्शन क्या आ रहा है? तीसरा ऑप्शन आ रहा है गूगल क्रोम न्यू टैब। तो मैं जूम वाला करूं ऑप्शन? नहीं, जूम वाला तो करिए, लेकिन आपके कंप्यूटर पे अभी आपने खोला हुआ क्या क्या है? अच्छा मैं दोबारा करता हूँ, एक मिनट। अच्छा, नीचे कॉर्नर में शेयर है, दबा दूं मैं? आप पहले शेयर स्क्रीन करके सर, और जूम वाला जो आपका टैब आ रहा है इसको करिए एक बारी, और फिर जूम वाली स्क्रीन को मिनिमाइज करिए। अच्छा एक मिनट सर,
या सर आप एक काम करिए कि आप एक बारी वो व्हाट्सएप कर दीजिए हम लोगों को, तो हम यहाँ से उसको शेयर कर देंगे। अच्छा, तो मैं अभी जूम पे आ गया हूँ, ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, तो मैं इस पे शेयर स्क्रीन करूँ, क्या करूँ अभी? नहीं, आप अभी शेयर स्क्रीन करके आप जूम को सिलेक्ट करके शेयर स्क्रीन करिए एक बार। अच्छा, हाँ जी बोलिए अंजुम जी। मैंने कहा अगर नहीं हो पा रहा तो सेकंड स्पीकर भी हमारे वेटिंग में हैं, तो आप बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं लास्ट कोशिश कर रहा हूँ। व्हाइट स्क्रीन ही आ गया, व्हाइट स्क्रीन से नहीं होगा सर, उस पर आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेगा वो कुछ भी। इसको तो आप स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए सर। चलिए कोई बात नहीं, लीव इट। जी मैं बोल देता हूँ, मैं अगले 5 मिनट बोल देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो हमारा जो अभी मैंने करके देखा था 10 मिनट पहले, लीव इट, ऐसे धीरे धीरे सीखते हैं इसमें। तो हमारा जो अब हम आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, आसनास के ऊपर, पोस्चर्स के ऊपर। तो हमारे पोस्चर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है एब्डोमेन मसल। तो हमारे जो एब्डोमेन मसल है फॉरवर्ड बेंडिंग में अपने आप ही छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब भी हम बैकवर्ड बेंड करते हैं या हम न्यूट्रल पोज, हेलो मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल ठीक है जी। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग हमारे स्टमक अपने आप ही छोटा हो जाता है। तो होता है कि वो एक टोटल रिन्यूमरेशन होता है, इसको वो डिवाइड हो जाता है जितने भी पेपर सेक्टर्स होते हैं उनमें। आदित्य, डॉक्टर आदित्य प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, म्यूट योरसेल्फ सर। तो अब जितने भी वो बाकी मेजर सर वो बैकवर्ड बेंडिंग के पोस्चर्स हैं, और वैसे सर वो मिलता मिलाता नहीं है, वो कभी कभी 6-6 महीने, साल बाद 2-2 साल तक भी नहीं मिलता है। आदित्य सर आदित्य सर अपने को म्यूट कीजिए प्लीज। तो फॉरवर्ड बेंडिंग में हमारे स्टमक मसल ऑटोमेटिक छोटे हो जाते हैं, लेकिन बैकवर्ड बेंडिंग में और जो न्यूट्रल पोज है उसमें हमें स्टमक मसल को छोटा रखना है। तो जो मेरा अनुभव है वो ये है, मेरा पर्सनल अनुभव, कि भाई हमारी बैकवर्ड बेंडिंग का बेस है हमारे ग्लूट मसल्स। सो ग्लूट मसल्स को एक्टिवेट करना है और स्टमक मसल को स्टेबलाइज करना है, मतलब वही ब्रा लाइन पेंटी लाइन को क्लोज लेके छोटा करना है। और सबसे मेजर हमारा है हमारा पैर। जितना ज्यादा हमारा पैर रहेगा प्रॉपर 50% टोज पे, 50% हील पे, तो उसका ध्यान रखना है, आर्च को कोलैप्स नहीं करना है। ऑलवेज एक्टिवेट योर मसल, क्योंकि हमारी बॉडी में 3 टाइप के टिश्यूज हैं। बोन्स 20 to 30% वाटर, नॉट एबल टू चेंज। फाशिया, लिगामेंट एंड टेंडन्स 40 to 50% वाटर, नॉट चेंज, मे बी लिटिल बिट। हमने पूरा का पूरा काम फिटनेस में सॉफ्ट टिश्यू पे करना है, जिसको मसल बोलते हैं। तो जब भी आप स्ट्रेच करते हो तो आपको हमेशा स्ट्रेच और स्ट्रेंथ आपकी मसल की बेली में, मिडल में महसूस होना चाहिए। काफी मसल्स जैसे हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, काफ है, बाइसेप है, ट्राइसेप है, फोरआर्म्स है, इनमें सब में बाकी जो मसल की थोड़ी शेप अलग है, उनकी भी बेली में ही स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग आएगी। उसको बोलते हैं हम एनाटॉमी में गोल्जी टेंडेंट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जितना ज्यादा आपके मिडल में आएगा स्ट्रेच और स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा आपको इंजरीज के चांस कम रहेंगे। अगर आपके जॉइंट्स के पास आ रहा है, इसका मतलब लिगामेंट में या टेंडेंट में प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा मेजर है, जितने स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं सारे के सारे ग्लूट का एक्टिवेट होना, ग्लूट मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस का एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, हमारे शोल्डर बड़े टाइट होते हैं। सो जब भी हम हाथ ऊपर उठवाते हैं अपने स्टूडेंट्स के, सो ऑलवेज चेक उनका जो शोल्डर और हेड के बीच का मसल है वो सॉफ्ट है, टाइट है, वो उनका आपको टाइट मिलेगा। उनको बोलो कि हाथ ऐसे ऊपर उठाएं जिसमें आपका स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड यूज हो, क्योंकि अगर मैं अपनी एल्बो को अपने रिब केज से 30 डिग्री तक लेके जाता हूं तो मेरे को शोल्डर ब्लेड यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इसको 90 पे लेके जाऊंगा, मेरा शोल्डर ब्लेड 20 डिग्री मूव होगा। जैसे मैं इसको ओवरहेड लेके जाऊंगा, मेरे शोल्डर ब्लेड का यूज होना जरूरी है, नहीं तो एलिवेशन हो जाएगी और ये मसल टाइट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है अंजू मैम, अभी कोई क्वेश्चन आंसर हो तो मेरे से पूछ सकते हो अगले 5
जी जी, एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बच्चे अगर काम बच्चों को करना है, उनका पढ़ाई में या किसी भी काम में मन नहीं लगता हो, तो उनको कैसे पहले तो ध्यान के लिए कैसे बिठाएं, और क्योंकि वो बार बार आँख खोलते हैं, आँख बंद नहीं करते, और मैं पार्टिसिपेंट को कहना चाहूँगी ये बड़ों के साथ भी होता है, जब ध्यान में बैठते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आँख खोल लेते हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे पास काफी बच्चे हैं यहाँ पे जिनके माँ बाप आते हैं। एक बच्चे को अस्थमा था। अब मैं ये मानता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में बीमारी का एक ही कारण है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अगर डेप्थ में जाएंगे, टाइम कम है हमारे पास, अगर आप डेप्थ में जाएंगे, कैंसर हैपन बिकॉज ऑफ दिस फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल बॉडी में क्यों बढ़ते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो वो बच्चे जब मेरे पास आए, वो मुश्किल से 50 मीटर भागता था, थक जाता था। तो मैंने उसको बोला उसको फूंक मरवाओ। बोला सर फूंक मारता नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि इसको ना, वो अपना टिश्यू होता है ना घर पे, टिश्यू की बोल बना दो, न्यूज़पेपर की बोल बना। अब बच्चों की डिमांड होती है, बच्चे बोलते हैं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। बोला ठीक है बेटा, तेरे को ये मिल जाएगा, चॉकलेट मिल जाएगा, केला मिल जाएगा, जो कहेगा वो मिल जाएगा। तेरे को फोन मिल जाएगा 10 मिनट के लिए, लेकिन ये जो बोल है ना, इसकी टिश्यू की या पेपर की, इसको फूंक मार मार के 10 बार इधर कर, 10 बार इधर। तो एक्चुअली आप बच्चों को ये नहीं बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करो। आप जो मेडिटेशन का बेस है ब्रीदिंग, आप उनको क्या बोल रहे हैं? फूंक मारो। उसको पता है कि बेटा इसको इधर से इधर 2 बार लेके जाना है, तभी फोन खेलने के लिए मिलेगा। उस बच्चे का पूरा फोकस वहां जाएगा, और उससे आप देखेंगे उसका फोकस बढ़ जाएगा। राइट, वेरी इम्प्रोवाइज्ड एंड वेरी ट्रू। खेल खेल में, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी जब डाइट में मेरा लेक्चर था तो मैंने बहुत सारे ऐसे इम्प्रोवाइज्ड गेम्स दिए कि खेल खेल में हम उनको बहुत सारी चीज़ों में साथ सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बच्चा खेल भी लेगा और बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन एंड ब्रीदिंग, हम तीनों को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पार्टिसिपेंट पूजा कुमारी जी का एक क्वेश्चन था कि मेरे को ट्रॉमेटिक अटैक हुआ, मैं वेंटिलेटर पे थी और अब मुझे पैरालिसिस हो गया है, तो क्या कोई आशा है योगा से? तो मैं खुद कहना चाहूँगी, आई एम अ survivor from the paralytic condition during my pregnancy at the age of 24, and after that I have cured myself and represented India at the age of 33, winning the world rank 8 in aerobic gymnastics. So पूजा जी और ऐसे सभी मित्र जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं या उनके परिवार वाले, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। माय नंबर सबको पता है 9810160595। मैं और मेरे ये सारे ही एमिनेंट एक्सपीरियंस स्पीकर्स आपको जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी मुहिम में आपका साथ देंगे। एंड यस, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बिल्कुल आशा है, और हम आपको इस यंग एज में बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। और इसके लिए मेरे किसी भी स्पीकर, किसी भी एक्सपर्ट को हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे पूजा जी। आज हम शाम को फ़ोन पे बात करेंगे, आफ्टरनून में। थैंक यू सुखदेव जी फॉर योर ग्रेट सेशन। सारे ही सेशन बहुत छोटे लगते हैं हमें, क्योंकि बताने को इतना ज़्यादा है, हर टॉपिक पे इतना डीप है कि आई एम श्योर मेरे एवरी स्पीकर कैन स्पीक 7 to 8 hours विदाउट स्टॉपिंग। सो धन्यवाद आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंगापुर से, और हम दोबारा किसी न किसी मुलाकात में आपको ज़रूर बुलाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मैं अपने सेकेंड स्पीकर श्री कपिल केसरी जी को बुलाना चाहूँगी। कपिल देव केसरी जी PhD स्कॉलर हैं, वेरी यंग and energetic yogacharya among us, and he is going to talk about psychoimmunity. So Kapil ji, आप हमें सुन पा रहे हैं? कपिल देव केसरी जी, हाँ जी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस वेटिंग। और क्योंकि आप खुद व्याख्यान देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी एक छोटा सा टॉपिक हम लेकर चलते हैं तो उसमें कहने के लिए अथाह ज्ञान है हमारे सभी स्पीकर्स के पास। वेलकम एंड फ्लोर इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सुखदेव सिंह जी। मैंने आपका पूरा सेशन अटेंड किया, इट वाज एक्सीलेंट सेशन। थैंक यू सो मच। आपने हमारे प्लेटफॉर्म से भी इस टेक्निक्स को बहुत लोगों तक पहुंचाया है, और हमारे स्टूडेंट्स को भी मैंने कई लोगों को इस टेक्निक्स को प्रैक्टिस कराया है,
और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट्स रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी लोग बहुत बड़ी मात्रा में जुड़े हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी अभी सुखदेव जी ने टेक्निक शेयर की है वो आप अपने जीवन में उसका प्रयोग करेंगे, लागू करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, टेक्निकल टीम, ऑर्गेनाइजिंग टीम जो भी है, और मुझे आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो टॉपिक मेरा है साइको इम्यूनिटी, इसके बारे में मैं अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ। दोस्तों, हम लोग बहुत लंबे समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स आए हैं इस प्लेटफॉर्म में भी, और बाकी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स भी इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बहुत ढेर सारी चर्चा ये हो गई है कि हम किस प्रकार से अपने शरीर की इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें, कैसे हमारी बॉडी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और है जो मैं बात कर रहा हूँ, साइको इम्यूनिटी, उसको भी हमें देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं एक बार शेयर करता हूँ मेरी पीपीटी को, और आप उसको देखिए। उसमें कुछ मैं साइको इम्यूनिटी की भी बात करूंगा। मैं पूरे सेशन को एक बार ब्रीफ कर दूं कि साइको इम्यूनिटी क्या है और ये क्यों जरूरी है, और ये किस तरीके से लो चली जाती है या साइको इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और ये जब वीक होती है तो हमें किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और इसको बूस्ट करने के लिए हम क्या टेक्निक्स को अपने जीवन में अपनाएं जिससे हम अपनी साइको इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं इसमें। कोई भी आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाद में डॉक्टर अंजुम जो है पूछ लेंगे तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। होपफुली आप मेरा पीपीटी देख पा रहे होंगे। एक बार मुझे डॉक्टर अंजुम आप अगर बता पाएंगे जी, तो बिल्कुल देख पा रहे हैं कपिल जी, ओके, बिल्कुल क्लियर थैंक यू सो मच। यस, स्लाइड शो पे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। साइको इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ की। व्हाट इज साइको इम्यूनिटी? Like the body immune system, there is also an immune system in the mind which is known as psychoimmunity or mental immunity. हम जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है हमें, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो कई तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक डिफेंस सिस्टम होता है जो लड़ता है बैक्टीरिया और वायरस से, और हमें अलग अलग तरह के रोगों से बचा लेता है, शारीरिक व्याधियों से बचा लेता है। ठीक वैसे ही हमारे एक साइको इम्यूनिटी या हम मेंटल इम्यूनिटी है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, और यह इट इज द प्रोटेक्शन लेयर ऑफ द माइंड which provides the strength to the individuals to fight against stress, fear, insecurity and blah blah blah. ढेर सारे। जिस प्रकार से एक वायरस एक कंप्यूटर में अटैक करता है, एक वायरस, हम उसके लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हम सिस्टम में एक एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं, अदरवाइज हम अलग अलग जगह से कुछ कुछ चीजों को सर्च करते हैं, और हमारे अगर सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है या प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से हमारे फाइल्स जो भी कंप्यूटर में पड़ी हैं वो करप्ट हो जाती हैं, वो ओपन नहीं होती हैं। दोस्तों, ठीक वैसे ही हमारा अगर साइको इम्यून अगर ठीक नहीं है, अगर हमारी मेंटल इम्यूनिटी अगर ठीक नहीं है, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमारे जीवन में हावी हो जाएंगी, और उससे जो तूफान, उससे जो हलचल आपके शारीरिक और मानसिक स्तर पर आएगी वो बहुत ही खतरनाक होती है। हमें अधिकतर बीमारियां, आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं योग या स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ढेर सारी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत समस्या जो है मन से शुरू होती है और हमारे फिजिकल लेवल पर रिफ्लेक्ट होते हैं। हम जैसा सोचते हैं, हमारा जैसा चिंतन होता है, अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी ज्यादा हावी है, स्ट्रेस या एंजाइटी में जी रहे हैं, तो उससे बहुत ढेर सारे ऐसे रोग पनपेंगे जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य जो है, आपका फिजिकल बॉडी पर
वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे और एक के बाद एक तू चल मैं आता हूँ। जब कोई एक समस्या आती है तो उसके पीछे फिर अनेक समस्याएं आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आज इसीलिए जरूरी है कि हमारा जो ये प्रोटेक्शन लेयर है जो माइंड का, जो हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सारी चीजों से, हमें जो है डिप्रेशन जैसी चीजों से फाइट करने के लिए एक स्ट्रेंथ देती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये गड़बड़ाती क्यों है, कैसे गड़बड़ाती है, ये बहुत ही टेक्निकल है। आप एक बार इसको समझ लेंगे दोस्तों तो आपको जीवन में आमूलचूल परिवर्तन इसके अभ्यास से आप अपने जीवन में देख पाएंगे। बहुत ढेर सारे लोग हैं जो अभी इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस की बात कर रहे हैं। अगर मैं आज की सिचुएशन जो है कोविड-19, आप सभी लोग परिचित है इस समस्या से, और आप अपने जीवन में, अपने परिवार के सदस्यों में और समाज के सदस्यों में, समाज में कई तरह के चेंजेस अभी देख रहे होंगे। मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि ये कोरोना जो है तो निकल जाएगा, लेकिन कई तरह का रोना छोड़ जाएगा क्योंकि इससे जो हमारे इमोशनल लेवल पर जो प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे बिहेवियरल लेवल पर जो प्रभाव पड़ेगा, वो बहुत ही दिक्कत देने वाला होगा। मैं इसके लिए कुछ स्टडीज आपके साथ में दोस्तों साझा करता हूं, क्योंकि किस प्रकार से स्ट्रेस, मैं आपको कल का ही एक एग्जांपल बताता हूं। मेरे ही कोई फैमिली में किसी का कॉल आया, कोई दूर के रिलेटिव्स थे, और उन्होंने मुझे एक कहानी है, लेकिन ये सत्य घटना है, कल की घटना है। कल शाम में जब कॉल आया कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब से ये हुआ है मैंने अपने आप को बंद कर लिया है, मैं कूलर नहीं चलाता हूँ, मैं फैन नहीं चलाता, मैं एसी नहीं चलाता, मुझे इतना डर सता रहा है। मैंने जाकर के सारे टेस्ट करा लिए, वो पॉजिटिव आए, लेकिन मुझे पता नहीं अजीब सा शरीर में कंपन हो रहा है, डर लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये कल का एग्जाम मेरे एक परिवार के सदस्य का, दूर के जो मेरे रिलेटिव्स हैं, उनकी कहानी है दोस्तों। इस तरीके की जब ये जो भी सिचुएशन चल रहा है, बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, बहुत लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए हैं, बहुत लोगों को एक मेंटल डिस्टरबेंस जो है अभी पैदा हुआ है, जिसकी हम अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी, जो ये पैनिक एक कंडीशन बनी हुई है, अगर हमने हमारी मेंटल इम्यूनिटी को ठीक नहीं किया तो हमारे बिहेवियरल लेवल पर बहुत ढेर सारे चेंजेस हो जाएंगे, जो कि हमारे हर एक प्रकार के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। और हम इसको अपने मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ा करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू भी इन सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। आज हम बहुत ढेर सारी चीजें एलोपैथी की मेडिसिन यूज करते हैं, जिसके हमें कई बार उसके लाभ भी हैं और कई तरह के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कई तरह की अगर हम स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उनके नुकसान भी हैं। लेकिन मेरा कहना यहाँ पर यह है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हुए हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और इन सभी प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छी कहानी है, एक स्टोरी है नॉर्मन कजिन्स की। आप सभी लोग शायद ये जानते होंगे कि उनको 1964 में एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और वो इस बीमारी से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि आप यकीन नहीं कर, ये स्टोरी आपको गूगल में सर्च कर सकते हैं। उनको 36 पेन किलर एक दिन में दिया गया था, क्योंकि बहुत अनबियरेबल पेन होता है इस बीमारी का। और 500 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बचता है, अदरवाइज उसकी डेथ बिल्कुल निश्चित है। जब नॉर्मन कजिन्स को ये प्रॉब्लम थी तो वो दवा ले रहे थे, और उन्होंने अचानक से एक दिन उन सारी दवाओं को बंद किया और अपने सबकॉन्शियस माइंड से इन सारी अपनी मेंटल इम्यूनिटी को कई तरीके से बढ़ाते हुए दवाओं को बंद किया और वो स्वस्थ हुए। इसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आपकी लाइब्रेरी में ये किताब होना अति आवश्यक है। कुछ टेक्निकल चीजें इसमें दी गई हैं और आपको यह किताब विश्वास दिलाती है कि आप किस तरीके से अपनी साइको इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए हर एक प्रकार की समस्याओं को, मैं एक्सीडेंटल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं कि जिसमें इमीडिएट हमें सर्जरी रिक्वायर्ड है, बट आपको बहुत ढेर सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत ढेर सारी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं
जिनसे आप निजात पा सकते हैं। आप सभी को ये किताब पढ़नी चाहिए। मैं एक कहानी और आपको साझा करता हूं कि एक इजराइल का और गल्फ वॉर हुआ था 1991 में। इसके भी आप आंकड़े निकाल सकते हैं गूगल से। 1991 में जो ये युद्ध हुआ था, तो इजराइल ने ढेर सारी जो है मिसाइल्स दागी थी। उस समय पर उस कंट्री में जो वहां का जो मृत्यु दर था वो अचानक से बढ़ गया। और मजे की बात यह है कि जहां पर मिसाइल्स नहीं दागी जा रही थी, उस एरिया में भी लोगों का मृत्यु दर बढ़ गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये सारी रिसर्च आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि लोग जिस तरीके से पैनिक हो रहे थे, एक फियर की कंडीशन में से, स्ट्रेस की कंडीशन में थे, उनको लग रहा था पता नहीं क्या होगा, और उस देश का एक मृत्यु दर जो था वो सडन बढ़ जाता है। आज हमारे देश में हम न्यूज चैनल को देखते हैं, पेपर्स को पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर्स को पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। उनमें आप देखेंगे कि एक बहुत अलग तरीके से चीजों को डिस्क्राइब किया गया होता है, और हम उनको पढ़ते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं और वो आपके मन में एक तरीके की हलचल उत्पन्न करती हैं, एक पैनिक कंडीशन उत्पन्न करती हैं, जिससे एक हार्मोनल डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और उसकी वजह से आपको अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। समस्याओं को पर काबू पाया जा सकता है, वो सारी चीजें समय आने पर हो सकता है कि ये सारी सिचुएशंस अभी नॉर्मल हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि इसके जो इम्पैक्ट लोगों के मानसिक स्तर पर पड़ेंगे तो वो इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ऐसी बहुत ढेर सारी स्टोरीज हैं, इसलिए मैं आज आपसे मेंटल इम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ। एक मेरी लेक्चर में कहानियां बहुत होंगी, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये मेरा जो विषय है आपके मन में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाए, आप पूरा लाभ ले पाए। एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो इवान पेल्वो ने किया था अपने डॉग्स पर। उन्होंने क्या किया था, ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो मेंटल इम्यूनिटी कैसे डैमेज होती है और हम किस तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त होना शुरू करते हैं, मैं इसलिए ये कहानी साझा कर रहा हूँ। इवान पेल्वो ने क्या किया था कि अपने डॉग्स के साथ में कुछ मांस रखते थे, उनके सामने कुछ मांस का टुकड़ा रखते थे और उनको दूर रखा जाता था। वो पहले अटेम्प्ट में उस मांस को खा नहीं सकते थे। इसके बाद में इवान पेल्वो एक घंटी बजाते थे, आप सब लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा होगा संभवतः। घंटी बजाते थे और इसके बाद में वो डॉगी को वो शटर खोल दिया जाता था और डॉगी जो है उस मांस को खाता था। ऐसा उन्होंने कई दिनों तक एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ही वो शटर जो है खोलना होता था तो घंटी बजाते थे और शटर ओपन होता था, और फिर इसके बाद में डॉग्स मीट को खाते थे। उन्होंने कुछ समय बाद में ये देखा और बाकी वैज्ञानिकों के साथ में साझा किया कि जैसे ही उस फ्रीक्वेंसी के साथ में, उस टोनैलिटी के साथ में वो घंटी बजाते थे, तो डॉगी के मुंह में, जीभ में सलाइवा का सिक्रेशन होने लगता था। ये क्या है, एक कंडीशनिंग हो गई, एक कंडीशन बन गई कि जब घंटी बजी तभी उनके शरीर में ऐसा परिवर्तन होने लगा, एक हार्मोनल चेंजेस होने लगे। ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। हमारी डिफरेंट देखिए, मैं अगर बात करूं कि आपकी भी कुछ ऐसे हमारे जीवन में, जैसे मैं रसगुल्ला या मिठाई या खटाई का नाम लूं और थोड़ी देर खटाई खटाई मिठाई मिठाई बोलता रहूं, तो आपकी जीभ में एक सलाइवा का सिक्रेशन होने लगेगा। यहाँ मैंने आपको मिठाई दी नहीं, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा एक कंडीशन हो गया, और ये कॉन्शियसली नहीं हम करते, ये एक सेट हो जाता है। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। हमारे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड्स, हम अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं। गुस्सा, लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, लव, फियर, बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं। दोस्तों, जब ये इमोशन एक पीक पे होता है और उसके साथ में अगर कोई भी चीज, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, उन्होंने कुछ सूंघ लिया, देख लिया, टच कर लिया, महसूस कर लिया, सुन लिया, तो वो उसके साथ में कंडीशनिंग हो जाती है। इसको बहुत ध्यान से समझना, ये टेक्निकल एक मुद्दा है कि जब भी हम एक बड़े किसी इमोशन में होते हैं, जैसे डॉग को भूख लगी थी, ठीक है ना, भूख लगी और उन्होंने जैसे ही वो घंटी बजी तो उस इमोशन को क्या हुआ कि जैसे वो क्या था, वो एक ट्रिगर था, और जैसे घंटी बजी उसके शरीर में जो है परिवर्तन होना शुरू हो गए।
ठीक वैसे ही जब हमारे डिफरेंट स्टेट्स ऑफ माइंड्स होते हैं और वो इमोशन कोई पीक में होता है और वो इमोशन के समय हमने अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमने कुछ स्मेल कर लिया, कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, कुछ स्पर्श कर लिया, कुछ टेस्ट कर लिया, उससे एसोसिएट हो जाता है। और इसके बाद में होता क्या है कि जब भी वो सिचुएशन या जब भी कोई वैसा इमोशन या जगह, वस्तु, स्थान हमें दिखता है तो आपको वो क्या करता है, इमोशन ट्रिगर करता है। जब भी ये होपफुली आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण और देता हूं कि जब आप कभी एक दिल्ली जा रहे थे, जयपुर से दिल्ली जा रहे थे और आपने होटल किंग का खाना जो है एक बार टेस्ट किया, आप जब उस रास्ते से दोबारा से गुजरेंगे, आपको भूख लगी थी और वहां पे खाना खाया, आपको बड़ा स्वादिष्ट लगा। अब आप जब वहां पर गुजरेंगे उससे तो आपको वो स्वाद याद आ जाता है, एक कंडीशनिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे अनकॉन्शियस माइंड पर, इमोशनल लेवल पर चेंजेस जो है चल रहे होते हैं, जिसके लिए हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते हैं। हम जो डिफरेंट इमोशंस होते हैं और जब वो ट्रिगर करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो दो कंडीशन पे जाता है, या तो वो सप्रेस होता है या तो वो ओवर रिएक्ट करता है। या तो वो सप्रेस का होता है या तो ओवर रिएक्ट करता है, इस बात को समझ लेना। और जब ये ओवर रिएक्ट या सप्रेस होता है, इस समय पर अगर हमने कोई ऐसी चीज जो हमें अनवांटेड चीज अगर हमारे साथ में हो जाती है, वो आपके जीवन में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। जैसे कि मैं एक उदाहरण और देता हूं। हम अभी कोविड-19 के समय क्या होता है कि हम टेलीविजन चलाते हैं, या अभी नहीं, इसके बाद भी हम कोई टेलीविजन चला रहे हैं और उसमें न्यूज देख रहे हैं और साथ में हम खाना खा रहे हैं। आप क्या होगा कि जब हम खाना खा रहे हैं और कोई ऐसी न्यूज हम देख रहे हैं, क्योंकि कई तरह की न्यूज आप देख करके आपके स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता रहता है। हम खाना खा रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं और सडन उसमें कोई ऐसी न्यूज आई, न्यूज एंकर वाले जो भाई साहब है वो चिल्ला रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको ऐसा ऐसा है। आप उस समय आपका इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, या तो सप्रेस होगा या ओवर रिएक्ट होगा। और इस समय जो आप क्रिया कर रहे हैं, मान लो खाना खा रहे हैं, तो जो आप खाना खा रहे हैं वो क्या होगा, आपके शरीर के लिए वो हानिकारक होगा, उससे बहुत ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अभी जिस तरीके की सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर अपने इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमने कुछ व्यवस्था स्थापित अगर नहीं की, तो ये इमोशनल ट्रिगर्स बन जाएंगे और कभी आगे भविष्य में अगर कोई चीज अगर ऐसी होती है तो हमें वो बार बार परेशान करेगी या उससे कई तरह की समस्याएं हमें उत्पन्न हो सकती हैं। हम ऐसा बहुत बार हमारे जीवन में करते हैं। क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में अपनी बात को आपके साथ में साझा करूंगा। दोस्तों, बहुत ढेर सारी ऐसी और भी जीवन में चीजें हैं जिससे साइको इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है। आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, कोई भी एक्सपोजर टू ट्रॉमा, हमारे बचपन में कई बार ऐसी चीजें घटित हो जाती हैं। आपको पता है, कभी बचपन में किसी बच्चे के साथ या ऊंचाई से गिर गया हो या तेजी से शाउट कर दिया गया हो, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो आगे चल करके उसको बड़ा डर लगता है। आप सभी लोग इससे अवगत हैं कि बचपन में हमारे साथ में कुछ अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसका प्रभाव दसियों साल तक रहता है, दसियों साल तक रहता है। अगर हमने इस दौरान, इस परिस्थिति में, हमारे मन में अगर कोई चीज अगर घर कर जाती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, वो आपको कोविड-19 निकलने के बाद भी कई सालों साल तक आपको परेशान कर सकती है। तो ये बहुत ढेर सारी चीजें होती हैं जिससे एक ब्रेन में केमिकल लोचा होता है। व्हाट इज हेल्थ? मैं बोलता हूँ कि कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इन योर बॉडी इज हेल्थ। अगर हमारा कंप्लीट केमिकल रिएक्शन प्रॉपर चल रहा है, कहीं डिस्टरबेंस नहीं है, तो आप हेल्दी हैं। आप फूड खा रहे हैं, उसका पाचन, वो कई प्रोसेस होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, शुक्र कन्वर्जन होता है, 40 डेज का टाइम लगता है। उसमें भी अगर कहीं डिस्टरबेंस होगी तो आपको व्याधियां हो जाएंगी। मेंटल लेवल पर जो चीजें चल रही हैं वो केमिकल, सारा एवरीथिंग इज केमिस्ट्री। अगर आप वहां पर कुछ केमिकल लोचा हो गया तो भी आपको डिस्टरबेंस पैदा हो जाएंगे। तो ये बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें होती हैं, घटित होती हैं, जिनका सदमा अगर हमें लग जाता है, उसका प्रभाव हमें बहुत लंबे समय तक रहता है। सिम्टम्स ऑफ लो साइको इम्यूनिटी, जब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम अगर हो जाएगी कि अगर हम
डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजों को हम सुन रहे हैं, अपने मन में बिठा रहे हैं, हम उसको एक हमारा स्ट्रॉन्ग बैरियर नहीं है कि हमें क्या चीज हमें लेना है क्या नहीं लेना है। देखो मैं एक छोटी सी बात आपके ये सिम्टम्स के पहले शेयर करता हूँ। कई बार आपको कोई कहता है कि आपको पता है वो आपके बारे में ये कह रहा था, ऐसा कह रहा था, वैसा कर रहा था, तो हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा और क्या कहा था, अच्छा उसने ऐसा कहा, चलो ठीक है हम बताएंगे देखेंगे, और हम मन में उसको बिठा लेते हैं। कुछ लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, वो करते हैं अरे जाने दो, राजस्थान में कहते हैं बावलिया है, या अलग अलग स्टेट में कहता है नहीं छोड़ो वो तो पागल है, वो तो ऐसे ही बकता रहता है। उसने क्या किया, ये भले ही कहा हो लेकिन उसने ऐसा कहा हो, लेकिन उसने क्या किया, एक एक झूठ ही सही लेकिन उसने एक बैरियर बनाया कि मुझे किस नेगेटिव चीजों को नहीं लेना है, और उसने अपना काम जारी रखा। जब हम उस बात को ले लेते हैं तो हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जब सोते हैं तो हमारे सपने में क्या आता है, वही चीजें आती हैं, उबर उबर के आती हैं। ठीक है ना, हम पूरी तरीके से हम जब रात में सो रहे होते हैं, कभी आप सपने को कई बार याद रहता है तो देखिए कि किस तरीके के सपने आपको आते हैं। जब ये सिलसिला एक लगातार चलता रहता है और हम इन चीजों को अपने मन में बिठाते रहते हैं, इसके लिए कोई दूसरा प्रबंध नहीं करते हैं, इसके लिए प्रबंधन की भी हम बात करेंगे, तो हमारा ये एक इम्यून सिस्टम जो साइको इम्यून है वो लो चला जाएगा। फिर आपको मूड स्विंग्स होना शुरू होगा, लो मूड फील होगा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, इंटरेस्ट खोने लगेगा, गिल्ट फील हो सकता है, हमेशा लो एनर्जी फील करने लगेंगे। ठीक है ना, आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, एपिटाइट चेंज हो जाएगा, भूख लगना नहीं लगना, क्योंकि आपकी बहुत ढेर सारी चीजें मन से संचालित हो रही है। यकीन मानिए, जिस दिन आप एक बुक और आप पढ़ सकते हैं, द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड करके एक बुक है, दैट इज वेरी नाइस बुक। वो आप पढ़ना, आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से अपने अनकॉन्शियस माइंड को यूज करते हुए अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये ढेर सारी तरह की आपकी समस्याएं होने लगेंगी। मेंटल कॉन्स्टिपेशन एक टर्म आपने, जैसे आपको फिजिकल लेवल पे आपके इंटेस्टाइन में आपका मोशन ठीक से नहीं होता है, आपका बॉल क्लियर नहीं होता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और उससे ढेर सारी समस्याएं होती है। वैसे ही मेंटल कॉन्स्टिपेशन, आई एम यूजिंग दिस वर्ड मेंटल कॉन्स्टिपेशन, हम अपने दिमाग में बहुत ढेर सारी चीजों को रखते हैं, ढेर सारी चीजों को रखते हैं, सोचते रहते हैं। वो क्या, एक तरीके का मेंटल कॉन्स्टिपेशन है। एनालिसिस करते रहते हैं, अरे ये क्या है, वो क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अधिकतर हम दूसरी चीजों को, दूसरे लोगों को देखते रहते हैं, करते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं। ये आपका ओवर एनालिसिस आपको पैरालिसिस कर सकता है। आपको ये ओवर एनालिसिस आपको आपको आपकी मेंटल लेवल पे बहुत ढेर सारे चेंजेस कर देगा। हाउ पीपल फील, मैं आगे बढ़ रहा हूँ बहुत क्विकली। हम किस तरीके से इसको डेवलप करें, हम मेंटल इम्यूनिटी को कैसे डेवलप करें। दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था कि मेंटल इम्यूनिटी एक प्रोटेक्शन लेयर है जो हमें एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं, उस समय हमारे जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो हमारे मेंटल लेवल पर, सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत ढेर सारे चेंजेस होते हैं। और हमारे चेंजेस, हमारी बॉडी की सेल्स में बहुत ढेर सारा चेंजेस होता है। जो हमारी प्रोटीन सेल्स होती हैं उनमें जो हमारे मेंटल बिहेवियर को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनमें ढेर सारा चेंजेस होता है। और मेंटल बिहेवियर, ये जो आपकी पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, आपके जो प्रोटीन्स हैं, न्यूरो प्रोटीन्स हैं, उसमें बहुत ढेर सारा चेंजेस होता है जब हमारे साथ ऐसा घटित हो रहा होता है। इसको सही करने के लिए हमारे पास में योग में, इसलिए हमें योग जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है। देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स, ठीक है ना। हम योग आसन करें, अब हम सब लोग चर्चा करते हैं, बहुत ढेर सारे रिलैक्सेशन पोस्चर्स हैं। देखिए एक नीचे पोस्चर आपको पीपीटी में दिख रहा होगा, ये बहुत सुप्तबद्ध कोणासना, दिस इज कॉल्ड सुप्तबद्ध कोणासना। ये अल्टीमेट पोस्चर है। मैं, आप यकीन मानिए, आपको किसी प्रकार का मेंटल प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है, आपको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें चेस्ट मैक्सिमम एक्सपांड होता है, आप पोस्चर को देखेंगे, और डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, आप मैक्सिमम एयर को इनहेल कर पाते हैं। जिन फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है।
आज जिन्हें इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इस पोस्चर में जैसे सुप्त बद्ध कोणासना सर्च करेंगे मिल जाएगा, अयंगर योग में बहुत प्रैक्टिस कराया जाता है इसको। आप इस पोस्चर में लेटेंगे 15 मिनट, 5 मिनट भी लेटेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। आप करके देखिए, मैंने सैकड़ों पेशेंट पर ये आजमाया है। इसमें जैसे ही लेटाते हैं तो नींद आ जाती है। ऐसे बहुत ढेर सारे आसन है। ये सारे आसन है, चाइल्ड पोज हो गया, जानुसिर आसन, ब्रिज पोज, काउ एंड कैमल पोज हो गया, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड हो गया, इजी पोज हो गया, डॉल्फिन पोज, ईगल पोज, कैट पोज, सवासना, पपी पोज। ये बहुत ढेर सारे पोस्चर्स हैं। आप इनका अभ्यास करें। आप इनके अभ्यास से आपके, मैं बहुत ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें आज जरूरत है एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री को समझने के लिए कि जब हम आसन, प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसकी वजह से हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि योग करने से हमें बहुत पीस, शांति और ये मिलेगा, ये होगा कैसे? उसके पीछे कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इन सारे आसनों को करने से हमें अल्टीमेट, हम जिस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करना चाहते हैं वो हमें मिलेगा। मेडिटेशन हम करें, जो और अच्छे लोगों का साथ, हम साथ में रहें, सत्संग करें, ताकि हम जैसा बात करते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं और वैसा बन जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त मैं बात आपके साथ में शेयर करता हूँ जो कि मेडिटेशन के ऊपर है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम विजुलाइज करते हैं, हम चीजों को विजुलाइज करते हैं। और जब हम विजुलाइज करते हैं तो क्या होता है, मेडिटेशन की खूब चर्चा होती है। मेडिटेशन करिए, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, किसी भी प्रकार का अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको मेडिटेशन हेल्प करेगा। एक्चुअली होता क्या है मेडिटेशन करते हैं तो दोस्तों, जब हम, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो हकीकत और कल्पना में, इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं कर सकता है। कैसे? जब आप सो रहे होते हैं और रात में कोई आप सपना देखते हैं, जब कोई सपना चल रहा होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आप दौड़ रहे हैं और पीछे आपके कोई जानवर या कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, आप भग नहीं पा रहे हैं, आपके पैर नहीं उठ पा रहे हैं, ऐसा आपने सपना देखा होगा। या आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं और आप अचानक जो है गिर रहे हैं, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें सडन आपकी नींद खुल जाती है और आप उठ करके बैठते हैं तो आप क्या पाते हैं कि आप हार्ट बीट बढ़ी हुई है, पल्स बढ़ी हुई है, आपको पसीना आ गया। जबकि ये क्या था, ये वास्तविकता नहीं थी, ये क्या थी, ये कल्पना थी, इमेजिनेशन, एक आपका सपना चल रहा था। लेकिन आप देखो कितनी जबरदस्त बात है कि आप स्वप्न में, आपका जब ये चल रहा होता है तो ब्रेन आपके ऑर्गन्स को क्या ऑर्डर देता है, क्योंकि उस सिचुएशन से पॉप अप करना है। तो आपका मस्तिष्क हकीकत है या कल्पना है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है। और इस वजह से हमें ध्यान का लाभ होता है, क्योंकि जब हम ध्यान में अच्छी चीजों को ये कल्पना करते हैं, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हैं या अच्छी चीजों को हम याद करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। सोचने में, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया था कि रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, किसी बंगाली पर्सन के सामने रसगुल्ला कहते तो मिठाई उसके जीभ में पानी आ जाता है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे शारीरिक स्तर पर बदलाव आता है। तो इस सिचुएशन में जो हमारे साथ में घटनाएं हो रही हैं, उसमें मेडिटेशन करना अति आवश्यक है ताकि हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन हो सके। आप जब योग इत्यादि करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, डोपामीन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, इन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। और जब आप स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी, उससे बहुत ढेर सारी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होते हैं। आज बहुत फीमेल्स को थायराइड का या पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए आपका बहुत ढेर सारे घर में चीजें होती हैं, स्ट्रेस में होते हैं, उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम आती है। फिर हम कराते रहते हैं एक्सरसाइज, हम मेंटल लेवल पर बात नहीं करते हैं। जब कभी एलोपैथी साइंस का इजाद हुआ था या हम शुरू में हम देखें इसकी पूरी फिलॉसफी को, तो इसमें बीमारी की चिकित्सा नहीं बताई गई, बीमार की चिकित्सा बताई गई। अभी हम बीमारी की चिकित्सा करते हैं, पहले उसमें हमें व्यक्ति की चिकित्सा करना है, उसके शारीरिक मानसिक स्तर पर हमें उसको ठीक करना है। अभी तो किडनी का प्रॉब्लम है तो किडनी की दवा दे दो, हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसकी दे दो, या किसी सर्टेन पर्टिकुलर ऑर्गन की प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन दे देते हैं। बट आपकी कई बार वो प्रॉब्लम आपके मेंटल लेवल से आई है, हम इसको भूल जाते हैं। हमें काम मेंटल लेवल पे भी करना है, हमें साइकोइम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करना है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हम, हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगता है।
एक आपने पढ़ा होगा प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं इसको, आप सर्च करना है इसको, दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। हमने यू विल बिलीव इट विल अफेक्ट यू देन इट विल अफेक्ट। अगर आप सोचते हो कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। कई एक बड़ी अच्छी कहानी थी कि एक मरीज जाता है अपने डॉक्टर के पास में और बोलता है कि मुझे बड़ी वीकनेस लगती है, बहुत कमजोरी फील होती है। डॉक्टर पूरे टेस्ट कराता है और इसके बाद एक टैबलेट लिख करके दे देता है। बहुत ढेर सारे टेस्ट कराता है, एमआरआई कराता है, एक्सरे कराता है, ब्लड रिपोर्ट कराता है, एलएफटी केएफटी कराता है, होमोसिस्टीन कराता है, लिपिड प्रोफाइल करा लेता है, हीमोग्लोबिन करा लेता है और इसके बाद एक दवा लेता है। उसके बाद वो डॉक्टर उसको 7 दिन दवा खाने के लिए बोलता है। 7 दिन बाद वो मरीज आता है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो लेकिन आप बताइए वो समस्या क्या थी? तो डॉक्टर बोलता है कि समस्या कुछ नहीं थी, वो तो मैंने आपको आपके जब मैंने रिपोर्ट्स देखी तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, मैंने आपको एक मीठी गोली दी थी। आप यकीन मानो ये दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। आप देखिएगा, और इससे बहुत चिकित्सा की गई है और की जा सकती है, ठीक है ना। तो हमें इस समय पर प्लेसिबो इफेक्ट जो हम अभी बात कर रहे हैं, हमें एक्चुअली हमारी सोच पर हमें परिवर्तन करने की बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। लॉट्स ऑफ मुद्रास, प्राणायाम, क्रिया, बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस है जो मदद करती है। मुद्रास भी हैं जो हमारे मेरिडियंस है, 72,000 मेरिडियंस है, उनमें जो प्राणिक फ्लो हो रहा है उनको रिडायरेक्ट करती है, रिटेन करती है प्राण ऊर्जा को। जो 5 प्राण, 5 प्राण है, जिससे हमारे मेंटल लेवल पर भी चेंजेस होते हैं। ये आप हठ प्रदीपिका गिरण संगीता में पढ़ सकते हैं। प्राणायाम है जो आपके नर्वस सिस्टम जो है आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको बैलेंस करता है। जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हम बहुत काम, कूल और रिलैक्स फील करते हैं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है तो हम बहुत स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं। हमें जब भी इस तरीके की हमारे कभी खुशी कभी गम, ये ग्राफ चलता रहता है हमारा ईसीजी की तरीके से, तो ये हमारा इमोशनल फ्लक्चुएशंस होता रहता है। जब हम प्राणायाम इत्यादि करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम पर प्राणायाम के बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स हैं। आपके अलग अलग ब्रेन पे, लंग्स पे, आपने सब लोगों ने स्टडी की होगी इसकी, और एक पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर लेकर के आता है, फिजिकल लेवल पर और मेंटल लेवल पर भी। हमें फियर से ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें मेडिटेशन या जो रिफ्लेक्शन प्रोसेसेस होते हैं, बैठ करके उनका चिंतन करना पड़ेगा। और हमें जो है एक सेल्फ अफर्मेशन एक प्रोसेस होता है जिसे हम ऑटो सजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। जब हम अपने आप को ये बोलते हैं, जब आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट में भी बोला गया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है ना। ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है दोस्तों, है ना। ऑल इज वेल जब हम ये कहते हैं कि, जब हम सोचते हैं कि अरे यार ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों गड़बड़ हो रहा है, यकीन मानिए आपके जीवन में फिर वैसे ही नकारात्मक चीजें होने लगेंगे। तो हमें हमेशा हमें क्या करना है कि सकारात्मक चीजों को करने का प्रयास करना है। हमें अपने एक्चुअली हमें हमसे प्रेम करना पड़ेगा। हम बाकी चीजों से जैसे प्रेम करते हैं, जैसे हम बाकी लोगों से प्रेम करते हैं, वैसे हमें अपने से प्रेम करना पड़ेगा। अपने को वैल्यू करना पड़ेगा, अपने शरीर और अपने मन का टेक केयर करना पड़ेगा, जो हम नहीं करते हैं। हम दौड़ा भागी में लगे रहते हैं, कभी हम बैठ करके रिफ्लेक्शन नहीं करते। कभी बैठिए सुबह के समय खुली हवा में, चिड़ियों की चहचहाट में, जरा अपने आप को बंद आंखों से केवल अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक देखिए और सोचिए कि आप दुनिया के बहुत खूबसूरत व्यक्ति हैं। आप जैसा कोई नहीं। हम भगवान ने हर एक को एक अल्टीमेट पीस बनाया है। सब एक अलग अलग व्यक्ति हैं, कोई किसी से मैच नहीं करता है। तो आप अपना शुक्रिया अदा करें और अपने से प्रेम करना सीखें। ये आपके इस सिचुएशन में बहुत मदद करेगी और साइको इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करेगी। पैटर्न ब्रेकिंग ऑफ बिहेवियर, हमें एक कई तरह का, ये बहुत जरूरी है इसको सुनना। इसके बाद मेरी एक स्लाइड और बची है तो मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पैटर्न ब्रेकिंग हमारी क्या होता है कि हम डेली रूटीन में जो हम सुबह जगते हैं, खाना पीना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में हमारा जो सिटिंग है, स्लीपिंग पैटर्न है, वो एक फिक्स पैटर्न बन गया है। आप इसकी पैटर्न को ब्रेक करिए दोस्तों। अब मैंने इसको करके देखा है, इसके बहुत जबरदस्त प्रभाव है ना। और जो NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आप लोगों ने अटेंड की होंगी वर्कशॉप, इसमें ये सारी चीजों को सिखाया जाता है। और अभी भी ये आपकी साइको इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है माध्यम है। पैटर्न हमारा एक खास पैटर्न बन गया, उसको ब्रेक करिए। कैसे? मैं एक जस्ट उदाहरण बताता हूँ। आप हमेशा बटन कैसे लगाते हैं? अपने शर्ट की बटन कैसे लगाते हैं? अपने कुर्ते की बटन कैसे
नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे एक खास पैटर्न होगा, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको देखिए और उसको चेंज करिए। आप ऊपर से लगाना शुरू करते हैं, आप किसी दिन नीचे से लगाना शुरू करिए। आपका सोने का पैटर्न अलग है, आप उसमें चेंजेस करिए, ठीक है ना। आप हमेशा राइट हैंड से आप पानी पीते हैं, कभी लेफ्ट से पीजिए। आपके जीवन में जो ये एक सर्टेन पैटर्न बन गए ना, इसको तोड़िए, आपको मजा आ जाएगा। और यह एक किस्म का ध्यान है। जब आप अपने लिए, अपने प्रति पूरे अवेयर होते हैं, आप सचेत होते हैं, आप जागरूक होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, यह एक ध्यान की प्रक्रिया है। आपका पूरा पूरा जीवन है, आपका पूरा जो दिनचर्या है वो एक ध्यान में बीतेगा। और इससे साइको इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही होगी, लेकिन इससे बाकी परिवर्तन भी आपके जीवन में आएंगे। आप बहुत अवेयर हो जाएंगे चीजों के प्रति, अपने सराउंडिंग्स के प्रति। तो आप ये पैटर्न ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अपना लेक्चर यहाँ समाप्त करूंगा। होपफुली मैंने ज्यादा समय नहीं लिया होगा। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी मोटी मोटी जब तक मैं समराइज कर देता हूँ बस 2 लाइन में। साइको इम्यूनिटी बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हमने अपने जीवन में इन चीजों को हावी होने दिया, स्ट्रेस फियर को, तो ये आपके मेंटल लेवल पर बहुत गंदे ट्रेसेस छोड़ करके जाएगा, जिसका आपको दसियों साल तक आप इससे प्रभावित रहेंगे। इन सारी टेक्निक्स और टूल्स, योग, मेडिटेशन और पैटर्न ब्रेकिंग, जो भी चीजें मैंने आपके शेयर करी, इस माध्यम से शायद आपको कुछ मदद हो सकेगी और अपनी साइको इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्री कपिल देव केसरी जी। वेरी motivated lecture and motivating lecture, and this is the demand of the scenario। और अभी आपने लास्ट में कंक्लूड किया कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वो आपके ऊपर बहुत सालों तक, दसियों सालों तक इम्पैक्ट करके जाएगी। और अगर कोई भी कदम ऐसा उठा लेता है, साइको इम्यूनिटी अगर किसी की डेवलप नहीं है और वो घबरा कर कोई ऐसा कदम उठा लेता है, तो वो हमारे पूरे समाज के ऊपर सदियों तक छाप छोड़कर जाएगी, डिस्टर्ब करके जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने माइंड को मार्शल करें, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें, साइको इम्यूनिटी डेवलप करें, मेंटल कॉन्स्टिपेशन को हैंडल करें, एक दूसरे से बात करें, कम्युनिकेट करें, बिकॉज देयर आर मैनी वेज। जैसे हम बहुत सारी बीमारियों का नाम लेते हैं तो 10 एक्सरसाइजेस, 10 योगा हमारे सामने रख दिए जाते हैं, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। वैसे ही यू जस्ट स्पीक अप। अगर आपको मेंटल फियर, मेंटल डिस्टर्बेंस कुछ भी है, यू जस्ट स्पीक अप। बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे आसनास, बहुत सारी हेल्प है हमारे पास अवेलेबल जो हम दूसरों को दे सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आई एम इंटरनेशनल सर्टिफाइड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर, और उसके रहता है, हम एक पैटर्न में आ जाते हैं अपनी सोच के, उसको ब्रेक किया जा सकता है। और इवन 1 सेशन में आपके फोबियाज, आपके फियर, आप अगर कोई भी ऐसे मेंटल ब्लॉकेज से जूझ रहे हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें स्टक हैं, तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक सेशन भी बहुत कारगर होता है। धन्यवाद, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना सारा ज्ञान प्रकाश दिया हम सबको। आई एम सो ग्लैड, क्योंकि जब स्पीकर्स यंग दिखते हैं तो हमें लगता है कि कितना प्रकाश, कितना ज्ञान गंगा में हमें प्रवाह दे पाएंगे। दैट वाज अमेजिंग। आई मस्ट से कपिल, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। नाउ द क्वेश्चंस। वन क्वेश्चन केम, साइको इम्यूनिटी क्या भक्ति योग से बढ़ाई जा सकती है? यस, एक्चुअली इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए, और पहले इसको जो प्लेसिबो इफेक्ट था, एक्चुअली ये किसी स्पिरिचुअल ग्रंथ से ही आया है। आई डोंट थिंक, आई थिंक बाइबल का है वो रेफरेंस, ये जो टर्म आया प्लेसिबो इफेक्ट। और ये पहले एक बिलीफ सिस्टम के लिए किया गया कि जो भगवान की पूजा और अर्चना करते हैं लोग, और इसके बाद में ये आई डोंट नो, मैं ये बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन लोगों ने चिकित्सा के लिए ये बहुत यूज किया गया। और जो मेरा एक मत है वो ये है कि भक्ति योग के माध्यम से भी इसको बढ़ाया जा सकता है, डेफिनेटली बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, अभी आपने चिकित्सा का नाम लिया, तो आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल में जाइए, आखिर में डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि भगवान के सामने आप हाथ जोड़िए कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। तो हम माने ना माने, ये वही बात है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन किसी एक सुप्रीम को अपने ऊपर मान लेने से एक हमें
वही इम्यूनिटी कवर मिल जाता है, हमें एक छतरी मिल जाती है कि हाँ वो सब देख लेंगे, और इसी विश्वास के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वो विश्वास कहीं ना कहीं कामयाब भी हो जाता है। वेरी ट्रू। वन क्वेश्चन केम फॉर प्राणायाम, which pranayam is good for cancer patient? I would suggest नाड़ी शोधन क्रिया जो बताई गई है हमारे हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में, बहुत ढेर सारे कुंभक के नाम से वर्णन मिलता है। अष्ट कुंभक हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में चर्चा की गई है, लेकिन उन सब से पहले बताया गया है कि नाड़ी शोधन करिए। अगर आप नाड़ी शोधन का अभ्यास 3 आवर्स पर डे, अब ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इतना नहीं करते तो 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ग्रंथों में बताया है 3 घंटे अगर आप रोज इसको करते हैं 3 महीने तक, तो आपकी जो 72,000 नाड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम पे बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसका ये क्वेश्चन है आप देख सकते हैं योग मीमांसा कैवल्य धाम लोनावाला, इसमें बहुत ढेर सारी रिसर्च प्रकाशित हुई है और कैंसर पर भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं जिस पर उन्होंने सकारात्मक प्रभाव जो है देखे हैं। तो नाड़ी शोधन मैं बोलूंगा कि एक ऐसा क्रिया है कि जिसको करने से आप अपने शरीर पर बहुत ढेर सारे परिवर्तन देख सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी आहार का। आपने, क्योंकि रसगुल्ला आपने बहुत बार मेंशन कर दिया, तो आहार जो है वो सात्विक आहार या नॉन सात्विक आहार साइको इम्यूनिटी के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जितनी भगवान पे चर्चा नहीं हुई है कि भगवान है या नहीं है, उससे ज्यादा चर्चा आहार पे हुई है कि क्या उचित है क्या अनुचित है खाने के लिए। आहार पे मैं पिछले 7 साल से ज्यादा हो गए मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और अपने शरीर के ऊपर किए हैं। एक डाइट फॉलो किया है, अपने ब्लड सैंपल को लेबोरेटरी में दिया है कि क्या सैंपल आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं। अगेन 3 मंथ्स तक एक डाइट फॉलो किया है, फिर मैंने लेबोरेटरी टेस्ट कराया है और ये सिलसिला 3 साल तक चला है। मैंने 10 साल इसमें लगा दिए अपने कि क्या आहार उचित है क्या नहीं है। इस पे मैं बहुत कॉमन आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि आहार क्या लेना चाहिए किसी व्यक्ति को ये डिपेंड करता है उसके बॉडी पैरामीटर्स क्या है, उसकी रिपोर्ट्स क्या है। क्योंकि एक आहार किसी के लिए सही हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। हम अधिकतर बात करते हैं जर्नल वे में, सुबह ये ले लेना चाहिए, सुबह नींबू पानी पियो, धनिया पानी पियो, जीरा पानी पियो, ये बहुत ढेर सारी चर्चाएं आती हैं। दोस्तों अगर मुझे आपकी ब्लड रिपोर्ट दिखाओगे, मैं 13 ब्लड रिपोर्ट कराता हूँ, साथ में मैं उसकी बॉडी में मसल मास कितना है, फैट कितना है, विसरल फैट कितना है, बोन मास कितना है, वाटर परसेंट क्या है, मसल कितना, ये सारी चीजें जब मेरे पास में सामने होती है तो मुझे उसकी कुंडली सामने खुल करके आ जाती है कि कौन सा ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठा है। देन ओनली आई कैन सजेस्ट कि उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपको बोलूं कि अगर हम योगिक, क्योंकि योग की चर्चा कर रहे हैं, तो योग के टेक्स्ट बुक में बताया गया है 3 तरह का डाइट, सात्विक, राजसिक और तामसिक डाइट। तो सात्विक डाइट हमें लेना चाहिए जो बहुत ही अच्छा है, जो इजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, सुमधुर, स्निग्ध और सुपाच्य। और अगर एक लाइन में अगर बोलूं तो क्षुधा मिटे नहीं आलस आवे। आप ऐसा खाना जो आपकी भूख मिट जाए और आपको आलस पैदा नहीं करे, है ना, ऐसा आहार लेना चाहिए। और वो आहार है हमारा सात्विक आहार, जिसमें साग सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही आता है। क्योंकि जब हम तामसिक आहार पे जाते हैं तो तामसिक आहार आपके शरीर में बहुत ढेर सारे नेगेटिव चेंजेस लेकर के आता है। किसी को क्या डाइट खाना चाहिए वो मैं उसके पैरामीटर्स के आधार पे बताऊंगा। इन जनरल अगर आप मेरे से पूछते हैं तो सात्विक आहार आपको अपनाना चाहिए और सात्विक आहार का वर्णन बहुत अच्छा। जी, बहुत ही सुंदर आपने व्याख्या की आहार के बारे में। मैं आपको बहुत फनी इंसिडेंट्स बताती हूँ। जब बिकॉज सभी लोगों को पता है हम योगा फिटनेस में हैं, तो न्यूट्रिशन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो पार्टीज में प्लेट लोगों की भरी हुई होगी और वो मेरी प्लेट में झांकते हैं कि मैडम क्या खाती हैं, और फिर क्वेश्चन पूछते हैं मैडम कोई डाइट बता दीजिए, मतलब चलते फिरते कोई डाइट बता दीजिए। और ये जो आपने कहा बिल्कुल सही, तुम नींबू पानी पी लो, तुम मेथी दाना पी लो, बिना कुछ कहे समझे सोचे लोग जो है सजेशन देते हैं। और जो हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें तो रोज ही नए नए नुस्खे आते हैं। आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन, अभी आपने भी कहा केमिकल लोचा, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं और सबके अंदर देयर आर द वेरिएशन, इंडिविजुअल बॉडीज आर डिफरेंट, इंडिविजुअल माइंड आर डिफरेंट। हमारी 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं है, हमारे शरीर भी एक से नहीं है। एक फॉर्मूला एक के लिए अमृत हो सकता है, दूसरे के लिए जहर हो सकता है।
तो इसलिए आउटराइटली बिना अपनी टेस्टिंग्स कराएं, बिना अपने बॉडी शरीर को समझे आपकी सहेली ये खा रही है तो आप भी शुरू कर दें, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो आपको क्या नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है। आप वो 40 दिन तक खाते पीते रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही इन योगिक साइंस, योग में, प्राणायाम में भी आसन करने हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ आसनास, 84 लाख आसनास शिव संगीता में बताए गए हैं। लेकिन यह तय करना कि मुझे मेरा समय एक तो बहुत जीवन में कम है, तो मेरे उपलब्ध समय में मेरी आवश्यकता के अनुसार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी, हमारे कॉलेज की प्रोफेसर हैं सुभाषनी बारिक जी। वो कह रही हैं किसी व्यक्ति को मेंटल कॉन्स्टिपेशन है, उसको कैसे डील करें, और वो भी ओवर एज ऑफ 70 इयर्स। गुड क्वेश्चन। देयर आर मेनी टेक्निक्स। उसको साइकोलॉजी में कैथारसिस करते हैं हम लोग, कैथारसिस प्रोसेस। कई लोग डायरी लेखन का करते हैं कि चीजें, क्योंकि हम जब स्टोर करते हैं अपने मन में तो वो कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं। तो कई टेक्निक्स है। कुछ लोग डायरी लिखते हैं, कई लोग उसको डायरी लिख करके फाड़ के जला देते हैं। मैं बहुत इजी टेक्निक्स बता रहा हूँ। कई लोग शीशे के सामने बोल देते हैं। एक बहुत अच्छा डायनामिक मेडिटेशन एक टेक्निक है जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं। पहले में आप क्या करते हैं कि ब्रीदिंग करते हैं, फर्स्ट 15 मिनट तक ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, और इसके बाद में आप हु 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 की आवाज करते हैं। आप फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। देन थर्ड स्टेज कम्स, जिसमें आप जो है अपने इमोशंस जो भी दबे हुए हैं उनको बाहर निकालते हैं। आपको मैं ये कई बार टेक्निक जंगल में ले जाके लोगों को कराता हूँ, एक ग्रुप को, जिसमें आंखों में पट्टी बंदी होती है, जिसको कोई वो देख नहीं सकता कि मुझे कौन देखेगा। ये ओशो ने बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इस पर, उनका टेक्निक है जिसमें वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, उनको स्वतंत्रता होती है। वो अपने कपड़े फाड़ना चाहे, रोना चाहे, उठा पटक जो करना चाहे करे। ऐसा करने के बाद में वो क्या होता है, हल्का हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। देन फोर्थ स्टेज आती है जिसमें म्यूजिक बजता है और वो डांस करता है, उस स्टेट को सेलिब्रेट करता है। देन अगला लास्ट स्टेज आता है कि वो एक जगह बैठ जाता है। जब तक हम किसी पात्र में अगर दूध लेते हैं और वो पात्र अगर साफ नहीं है तो वो दूध डालेंगे तो वो दूध भी खराब हो जाएगा। हमारे मन में जब तक ये गुबार भरा है, ये हम बाहर नहीं निकालेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। उसकी बहुत ढेर सारी टेक्निक्स है जिसमें एक डायनामिक मेडिटेशन है। जब आपके मन में कुछ बात होती है और आप किसी के कंधे में सर रख करके रो लेते हैं तो आपको हल्का लगता है, ठीक है ना। और ये बहुत जरूरी होता है ना। जो अटैक्स इसलिए जो है क्या होते हैं कि मेल को ज्यादा आते हैं क्योंकि वो रोता नहीं है। हमारी कम्युनिटी में बताया जाता है कि मर्द रो नहीं सकता, मर्द है वो रो नहीं सकता। इमोशंस का जो ये एक हमारे पास इकट्ठा हो जाता है, इसको आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा है कि अगर ईश्वर नहीं भी है तो ईश्वर बना लीजिए आप, आपकी सुविधा के अनुसार। उसके सामने आपको अगर किसी से डर लगता है, नहीं कह पाते हैं, तो उससे कह दीजिए, नेचर से कह दीजिए, किसी को भी, एक पेड़ को मान लो, एक पत्थर को भी अगर सामने रख करके उससे आप बात कह दीजिए। आप ऐसा करेंगे ना तो आप खाली होते जाएंगे, और जब आप खाली होते जाएंगे तभी आप योग के मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत टेक्निक्स हैं जो कर सकते हैं। वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। और मैं क्योंकि फिल्मों से बहुत उदाहरण देती हूँ, क्योंकि लोग हमारे इंडिया में बहुत फिल्में देखते हैं, उनके बहुत आइडल्स होते हैं। एक करीना कपूर की मूवी थी जिसमें वो बहुत गालियाँ देती है और कुछ फ्लश आउट करती है, तो उससे क्या है वो गुबार निकल जाता है। और अभी आपने कंधे रोने के लिए बात की। आज के समाज में कंधे नहीं हैं जिस पर सर रखकर रोया जा सके। इसके लिए ही हम लोग जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के साथ अपने प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें हम लोग उनको चीखना, चिल्लाना, रोना उसकी अपॉर्चुनिटी देते हैं, जंगलों में ले जाकर, अपने रिसोर्ट्स में ले जाकर। वो इसी वजह से है क्योंकि समाज में हमारा अपना एक व्यक्तित्व, अपनी एक शालीनता, अपना एक रुतबा होता है। लोग किसी से कह नहीं पाते हैं, और अगर घर में समस्या है वो बाहर नहीं कही जा सकती। जो बाहर की समस्या है वो आराम से हम लोग कह देते हैं भाई ऑफिस का काम अपना ऑफिस में समस्याएं रखिए, तो इंसान कहाँ जाए। इसीलिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए मैं सभी को कहना चाहूँगी, रिसोर्ट्स में या अगर अफोर्ड कर सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जाइए, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। बिकॉज हम लोगों के पास इतने टेक्निक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं कराने के लिए कि 3 days में यू कैन बी रिजुविनेटेड और मोर प्रोडक्टिव हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है और रिलैक्स रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर एंड प्रैक्टिकल अप्रोच।
और जब भी आप लोग मूवीज देखें उनमें से अच्छी चीजें, उनमें से वो मैसेज जरूर समझिए कि वो मैसेज क्या है, कैसे वो कंटेनमेंट दिखाते हैं, कैसे वो बाकी मैसेजेस देते हैं। हम सिर्फ नेगेटिव अप्रोचेस को, लड़ाई झगड़े को, सबको तो हम लोग बड़ा जल्दी से हमारा यूथ ग्रास्प कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव मैसेजेस को भी हमारे उसमें से लेनी चाहिए मूवीज में से। थैंक यू सो मच, वेरी इंफॉर्मेटिव। अभी तो कोई और क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आते रहते हैं तो हम आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे और आप उनका आंसर जो देंगे वो हम अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में बांट देते हैं, डाल देते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प आउट कर सकें। थैंक यू डॉक्टर Mr. Kapil Dev Kesari. Soon you are going to be the doctor also after your PhD. All the best. Thank you. Now I would like to propose the vote of thanks. First, I would propose the thanks to both the speakers who were very energetic and with a very practical approach. बहुत सारे लोगों का ये एक ऑब्जेक्शन रहता है कि योगा जो है उसका हम सभी लोग, जो हम लोग फिटनेस में हैं, जो हम लोग रूबरू होते हैं आम पब्लिक से, हम उसका स्वरूप बदलते जा रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, हम साधु संत सभी को नहीं बना सकते हैं। सोशल फैब्रिकेशन में सभी की डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं। हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी सारी अचीवमेंट, चाहे वो पीक परफॉर्मेंसेस हैं, वो स्पोर्ट्स में हैं या वो बिजनेस में हैं, हम उन लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं यौगिक साइंस के थ्रू। और उसके लिए कभी कभी प्रारूप और स्वरूप बदलने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है टू बी मोर क्लोजर टू द प्रैक्टिकल अप्रोचेस। इसलिए फिटनेस योगा कह लीजिए या जो भी स्वरूप अब डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे पावर योगा पे बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था, लेकिन अगर हमें अपनी सोसाइटी और समाज को सचमुच ही योगा का, यौगिक साइंस का एसेंस देना है, तो हमें बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी जाना पड़ेगा। जैसे अभी 3 घंटे प्राणायाम की बात हुई, वो नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। जो लोग बहुत ज़्यादा अपने और प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट में हैं, तो हमें उन्हें छोटे छोटे नुस्खे ज़रूर देने पड़ेंगे जो वो कर सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आज के स्पीकर्स का और वो उन सारे स्पीकर्स का जो हमें ज्वाइन कर रखे थे इस सेशन में अक्रॉस द ग्लोब। आचार्य ब्रह्मदेव जी हमारे साथ रोज़ ही होते हैं मॉरिशस से, जो अटलांटा हिंदू टेम्पल में अपॉइंटेड हैं हमारे साथ। बहुत सारे स्पीकर जो हैं वो एक दूसरे के सेशन अटेंड कर रहे हैं और मुझे फीडबैक भी देते हैं बहुत अच्छा एक दूसरे के बारे में। धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आज धन्यवाद करना चाहूँगी। I would like to thank all the participants who are joining us from across the globe in different time zones. Thank you one and all. I would also like to extend my thanks to my tech team, my organizing committee, my sports committee, everyone who is involved to इस ज्ञान गंगा के प्रवाह में जो भी हम लोगों को बैक हैंड से सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको नमन। उन सबके नाम जो है मैं लेना चाहूँगी, डॉक्टर आदित्य सक्सेना, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर राजू, उनके लिए तहे दिल से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे पास चैट में उनके लिए भी बहुत सारे धन्यवाद आते रहते हैं, बहुत सारा अप्रिसिएशन आता रहता है। Last but not least, I would like to thank my honorable principal sir, who has given us this podium, who has organized everything, who has arranged everything according to our need and according to the huge participation across the globe. Dhanyawad once again. Or tomorrow again we will be back with our 2 speakers, and I hope all the participants and speakers will be together with us tomorrow. God bless us all. Dhanyawad.